ये देखकर एलन गुस्से से पागल हो जाता है और फिर से सैल पर चार्ज करता है, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए था। उसकी मदर ने तो कहा था कि फैमिली में कोई भी उसका मैच नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सैल पर अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है, उसे रियलाइज होता है कि मैजिक पावर होने के बावजूद स्वॉर्ड काफी थिन है। ये ऑब्वियस था कि इसे आर्टिफिशियली एनहांस किया गया है और एलन के पास तो जरा भी स्पोर्ट्समैनशिप टैलेंट नहीं है। सैल एलन को एक रियल स्ट्राइक दिखाता है और उसके ऊपर जंप करके सीधा उसकी आंख में स्टैब कर देता है। मीनवाइल ड्यूक आइजैक ड्यूक लियोन से कहते हैं कि उन्होंने गलत जज किया और एलन की एबिलिटी कुछ खास नहीं है, और वो यहां तक पूछ लेते हैं कि क्या सर्वेंट्स एक्टिंग कर रहे थे। लियोन उन्हें कहता है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, जिस पर आइजैक अपोलोजाइज करता है और कहता है कि क्योंकि उसकी सिस्टर और एलन की इंगेजमेंट हो चुकी है, वो नहीं चाहता कि उसकी शादी एक यूजलेस आदमी से हो। लियोन आइजैक का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा वरी कर रहा है, और अगर रॉयल फैमिली ने ये मैरिज ग्रांट नहीं की होती तो कौन जानता है कि उसकी सिस्टर शादी भी कर पाती या नहीं। आइजैक गुस्से में लियोन को अपनी बात रिपीट करने को कहता है, लेकिन फिर वहां से जाने का डिसाइड करता है। वो लियोन से कहता है कि वो उसे और डिस्टर्ब नहीं करेगा और उसे याद दिलाता है कि वो 10 दिनों में होने वाले फैमिलीज के जॉइंट ऑपरेशन के बारे में न भूले। लियोन अपने सर्वेंट से पूछता है कि उस लिटिल शैडो का नाम क्या है। वो बताती है कि उसका नाम सैल है और वो उनकी मिस्ट्रेसेस में से किसी एक का चाइल्ड है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं किया गया था कि किस मिस्ट्रेस का। जैसे ही लियोन को रियलाइज होता है कि सैल उसका बेटा है, ये ऑब्वियस हो जाता है कि उसका स्वॉर्ड टैलेंट इतना अच्छा कैसे है। लियोन सर्वेंट को सैल को उसके स्टडी रूम में भेजने के लिए कहता है। जैसे ही सैल रूम में एंटर करता है, वो लियोन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और पूछता है कि उनके ऑर्डर्स क्या हैं। लियोन को रियलाइज होता है कि वो सैल में कोई भी टैलेंट पावर सेंस नहीं कर पा रहा, और वो वंडर करता है कि क्या वो फ्यूचर में वारिस की पोजीशन चुराने के लिए इंटेंशनली अपनी ट्रू एबिलिटी को हाइड कर रहा है। बड़ा ही क्राफ्टी है। लेकिन लियोन सोचता है कि वो बस एक छोटा बच्चा है जिसे रीड करना बहुत ईजी है। वो सैल से कहता है कि 10 दिनों में वो शैडो स्क्वाड 10 को लीड करेगा और आइजैक फैमिली के साथ लॉस्ट क्रिस्टल सिटी जाकर ड्रैगन एग को रिट्रीव करेगा। लियोन सैल को वो स्वॉर्ड देता है जो क्रिस्टल सिटी का टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट कर सकती है, और उसे बताता है कि ड्रैगन एग को रिट्रीव करने के लिए उसे किसी भी हाल में डिमोनिक ड्रैगन को गुस्सा दिलाना होगा। सैल जानता था कि लियोन के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो एक ड्रैगन एग अर्न करने का चांस भी मिस नहीं कर सकता था। इसलिए वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है और लियोन से कहता है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। क्रिस्टल सिटी के रास्ते में एंड्रिया सैल से पूछती है कि क्या उसने फैमिली हेड को इन्फॉर्म किया था कि वो उसे सर्व करने के लिए साथ आई है, क्योंकि उसका इस तरह आना अप्रोप्रिएट नहीं है। सैल उसे कहता है कि सब ओके है, उन्हें कोई माइंड नहीं है। जैसे ही वो क्रिस्टल सिटी पहुंचते हैं, सैल पूछता है कि क्रिस्टल और ड्रैगन एग कहाँ है। तभी ग्लोरिया टीम का मजाक उड़ाती है कि उन्हें क्रिस्टल सिटी के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है। वो फॉर्मली अपना हाथ आगे बढ़ाकर सैल को खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन सैल उसे सिंपली इग्नोर कर देता है और एंड्रिया से कहता है कि वो मियो द लिटिल ग्रिफिन के साथ उसके वापस आने तक वेट करे। ग्लोरिया सैल के पीछे पीछे चलती है और उससे रिप्लाई लेने की कोशिश करती है, लेकिन सैल कहता है कि अगर सन सेट होने से पहले उन्होंने पोर्टल एक्टिवेट नहीं किया तो ये ट्रिप वेस्ट हो जाएगी। तभी सैल के सामने उसकी प्रीवियस लाइफ से ग्लोरिया के साथ की मेमोरीज फ्लैश होती हैं और वो मन ही मन सोचता है कि वो फिर से इस ट्रबलसम वुमन से मिल ही गया। लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है और होप करता है कि वो स्टूपिड बर्ड मियो उसे दिया गया मिशन सक्सेसफुली फिनिश कर ले। जैसे ही ग्लोरिया और सैल पोर्टल ओपन करते हैं, कूपर फैमिली के सर्वेंट्स उसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और आइजैक फैमिली के गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि ये एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। पोर्टल खुलते ही सामने क्रिस्टल सिटी रिवील होती है। इस ब्यूटीफुल सिटी को देखकर सैल वंडर करता है कि क्या डिमोनिक ड्रैगन एग सच में ऐसी जगह पर है। वो देखता है कि एक गार्ड आइजैक फैमिली के लिए अकेले ही ड्रैगन एग वापस लाने के लिए कूपर फैमिली के सोल्जर्स को किल करने की तैयारी कर रहा है, ये सोचकर कि फैमिली उसे रिवॉर्ड देगी। लेकिन जैसे ही सैल उन्हें बचाने की कोशिश करता है, क्रिस्टल सिटी को प्रोटेक्ट करने वाला लाइट सेंटिनल पोर्टल से बाहर आता है और गार्ड के अटैक को रोक देता है। जैसे ही एक सेंटिनल आइजैक फैमिली के गार्ड पर अटैक करने वाला होता है, ग्लोरिया बीच में कूद जाती है, सेंटिनल को स्लैश करती है और गार्ड से पूछती है कि उसे अकेले एक्ट करने के लिए किसने कहा था। गार्ड कहता है कि उसने ये फैमिली के लिए किया, लेकिन ग्लोरिया जानती थी कि उसने ये सिर्फ अपने लिए किया था। मीनवाइल दूसरा सेंटिनल ग्लोरिया पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सैल अपनी स्वॉर्ड के सिर्फ एक ब्लो से उसे सेव कर लेता है और शैडो यूनिट को फॉर्मेशन में आने का कमांड देता है। सैल लाइट सेंटिनल्स को फेस करते हुए खड़ा हो जाता है, ये देखने के लिए कि क्या उनकी पावर ऑफ लाइट ज्यादा स्ट्रांग है या उसकी पावर ऑफ शैडो जीतेगी। आइजैक फैमिली के गार्ड्स सैल को आसानी से सारे सेंटिनल्स को डिफीट करते हुए देखते हैं और वंडर करते हैं कि क्या ये वही कूपर फैमिली है जो स्वॉर्ड्समैनशिप में मैजिक को इनकॉर्पोरेट करती है। आफ्टर ऑल सैल सिर्फ एक किड है और वो पहले से ही इतना पावरफुल है। ग्लोरिया भी सैल से काफी इम्प्रेस्ड थी, लेकिन अब सैल ने क्रिस्टल्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो इमीडिएटली सिल्वर स्वॉर्ड गार्डियन से गोल्ड स्वॉर्ड मास्टर की रैंक पर पहुंच गया था। जैसे ही सैल अगला स्टेप लेता है, ऑल्टर नीचे आने लगता है, जिससे ड्रैगन के डेन का सीक्रेट पैसेज ओपन हो जाता है।
तो वो सब ऑल्टर पर चढ़ जाते हैं। नीचे पहुंचकर वो खुद को डीमोनिक ड्रैगन के डेन में ड्रैगन एग्स से सराउंडेड पाते हैं। फिर डेन में सबके लिए इनफ एग्स थे, इसलिए उन्हें स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं थी। शैडो टीम की स्लो प्रोग्रेस देखकर सैल सार्केस्टिकली कहता है कि लगता है उन्हें डीमोनिक ड्रैगन को फीड करने की जल्दी है। तभी उनके पीछे डीमोनिक ड्रैगन राइज होता है और जैसे ही सब छिपने के लिए भागते हैं, सैल और ग्लोरिया फाइट के लिए अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। सैल सबको ड्रैगन एग्स लेकर जाने का कमांड देता है और कहता है कि वो कवर करेगा, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ग्रे पहले ही ड्रैगन एग लेकर जा रहा है। कूपर फैमिली के हेड का ही ऑर्डर था कि एग्स को सिक्योर करने के बाद टेलीपोर्टेशन ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि आइजैक फैमिली को कोई चांस न मिले। ग्रे उनसे कहता है कि एम्पायर में सिर्फ एक ही फैमिली हो सकती है जिसके पास ड्रैगन एग हो, और वो है कूपर फैमिली। और ये कहकर वो चला जाता है। ग्लोरिया कहती है कि कूपर फैमिली का हेड बहुत रूथलेस है, जिसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि सैल को भी अबैंडन कर दिया। हालांकि ये सब सैल की एक्सपेक्टेशंस के अंदर ही था। ग्लोरिया पूछती है कि अगर ये उसकी एक्सपेक्टेशंस में था तो वो अपनी लाइफ थ्रो अवे करने के लिए यहाँ क्यों आया। सैल उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा सोच रही है, क्योंकि वो यहाँ मरने नहीं वाला और ड्रैगन पर अटैक करके उसका एक विंग काट देता है। सैल को गिरता देख ग्लोरिया अपनी मूनशाइन स्वॉर्ड शील्ड यूज करती है और सैल को ड्रैगन के अटैक से प्रोटेक्ट करती है। सैल ग्लोरिया से ड्रैगन के एक्शन को डिले करने में हेल्प मांगता है ताकि उसे ड्रैगन के हार्ट पर अटैक करने का चांस मिल सके, क्योंकि सिर्फ वही ये कर सकती थी। ग्लोरिया एग्री हो जाती है और ड्रैगन की तरफ भागती है, ये सोचते हुए कि वो भी एक ग्रेट स्वॉर्ड्सवुमन है और वो सैल को खुद को नीचा नहीं देखने दे सकती। जैसे ही वो ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करती है, वो सैल को अटैक करने के लिए बुलाती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि सैल तो अभी भी वहीं खड़ा है। ग्लोरिया सोचती है कि शायद सैल बहुत जोर से गिरा और अब उसमें अटैक करने की एनर्जी नहीं बची, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब मारे जाएंगे। इसलिए वो अपना अकेला मूव यूज करती है, द स्वॉर्ड डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ड्रैगन नीचे गिर जाता है। जैसे ही ग्लोरिया सोचती है कि उसने ड्रैगन को डिफीट कर दिया है, वो फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से बर्जर्क हो चुका था। तब छिपने के लिए भागते हैं, लेकिन सैल वहीं खड़ा रहता है और ड्रैगन के ब्लड को अपने क्लोन्स में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। एक शैडो मेंबर नोटिस करता है कि सैल की स्वॉर्ड भी एक न्यू होल्ड ग्रेड ट्रेजर स्वॉर्ड में चेंज हो गई है। ग्लोरिया एक्सप्लेन करती है कि ये फॉरबिडन ब्लड मैजिक है और एम्पायर सिर्फ कूपर फैमिली के हेड को ही इसे बैटलफील्ड पर एनिमीज के अगेंस्ट यूज करने की परमिशन देता है। वो मन ही मन उन रूमर्स के बारे में सोचती है कि कूपर की स्वॉर्ड स्पिरिट डिसअपियर हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना थॉट फिनिश कर पाती, उसे रियलाइज होता है कि सैल इंटेंशनली पीछे खड़ा रहा और उसके ड्रैगन का ब्लड निकालने का वेट कर रहा था। उसे सैल पर गुस्सा आता है कि उसने उसे यूज किया, लेकिन सैल इस बात को लाइटली लेता है। वो अपनी प्रीवियस लाइफ में एक अबैंडन पॉन था, इसलिए इस लाइफ में वो खाली बैठकर अपने डिमाइस का वेट नहीं कर सकता। जैसे ही सैल डिमोनिक ड्रैगन को बिहेड करता है, ग्लोरिया सेलिब्रेशन में उसकी तरफ भागती है, लेकिन सैल अपनी स्वॉर्ड उस पर पॉइंट करके उसे रोक देता है। वो डिमोनिक पोजीशन में था, उसी डीमन के जिसे उसने पहले किल किया था। डीमन सैल से कहता है कि उसे मारने के बाद वो चैन से नहीं रह सकता। उसे अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए डीमन की तरह ही और फ्लैश और ब्लड खाना पड़ेगा। डीमन सैल को ग्लोरिया और शैडो मेंबर्स को किल करने के लिए कहता है। जैसे ही सैल और ब्लड के लिए उन पर जंप करता है, उसकी नजर एंड्रिया पर पड़ती है। थोड़ी देर बाद सैल बाहर उठता है और एंड्रिया उसके साइड में होती है। वो उसे बताती है कि उसने उस पर प्यूरिफिकेशन यूज किया है, इसलिए वो अभी के लिए रिडीमनाइज नहीं होगा और बाकी सब भी ठीक है। वो उसे ड्रैगन एग देती है जिसे ग्रे लेकर भाग गया था, और बताती है कि उसने आइजैक फैमिली को ड्रैगन एग के बारे में नहीं बताया और ग्लोरिया अपनी टीम के साथ जा चुकी है, इसलिए उसे मिशन कंप्लीट न होने की वरी करने की जरूरत नहीं है। सैल उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि उसे उस बात की कोई चिंता नहीं थी। हालांकि ओरिजिनली मियो को एंड्रिया को एक प्री अरेंज लोकेशन पर ले जाना था और फिर उसकी एक्सीडेंटल डेथ के बारे में झूठ बोलना था ताकि वो फैमिली छोड़ सके। सैल मियो पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन मियो कहता है कि ये उसकी फॉल्ट नहीं थी। एंड्रिया उसके लिए वरीड थी और उसने सीक्रेट रेल में एंटर करने के लिए इंसिस्ट किया था। जैसे ही एंड्रिया बात करके सब सुलझाने का सजेशन देती है, शैडो मेंबर्स पीछे से सैल को बुलाते हैं और अपनी स्वॉर्ड्स निकालकर उसकी तरफ भागते हैं। सैल सोचता है कि फाइनली उन्होंने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए और उनका एम उससे ड्रैगन एग छीनना है, लेकिन उसके सरप्राइज में वो उसके पास से गुजरकर ग्रे को स्टैप कर देते हैं, क्योंकि उसने उन्हें अबैंडन कर दिया था। वो सब घुटनों पर बैठ जाते हैं और पहले रूड होने के लिए सैल से फॉरगिवनेस मांगते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि अगर सैल ने उन्हें नहीं बचाया होता तो जब फैमिली ने उन्हें अबैंडन किया था वो मारे जा चुके होते। वो सैल से कहते हैं कि वो अब फैमिली की बात नहीं सुनेंगे और अपनी डेथ तक उसे फॉलो करने की कसम खाते हैं। इससे पहले कि सैल कुछ कह पाता, डिमोनिक ड्रैगन एग हैच हो जाता है और उसमें से डिमोनिक ड्रैगन बाहर आता है। सैल डिमोनिक ड्रैगन से बात करता है जो उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। शैडो मेंबर्स डिमोनिक ड्रैगन को टेम करने के लिए सैल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं
और इसी के साथ सैल कूपर की फैमिली के अगेंस्ट रेबल फोर्स का जन्म होता है। मीनवाइल घर पर एलन अपनी मदर से पूछता है कि वो हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स पर कब जा सकता है, जो उसे बताती है कि जब उसके फादर का काम खत्म हो जाएगा तब वो जा सकता है। जल्द ही एलन के फादर अंदर आते हैं और उस पर गुस्सा होते हैं कि वो पूरा दिन एंजॉय कर रहा है, जबकि सैल ने न सिर्फ ड्रैगन को मारा बल्कि उसके ऑफस्प्रिंग को टेम भी कर लिया। मदर कहती है कि ये एलन की फॉल्ट नहीं है और अगर वो गया होता तो वो भी ड्रैगन को टेम कर लेता। इसी के साथ वो एलन को रेस ट्रैक्स पर ले जाती है। वो सर्वेंट से अपना हॉर्स शिप लाने को कहता है, जबकि उसकी मदर उनसे पूछती है कि डिप्राइवेशन मैजिक पर रिसर्च कैसी चल रही है। सर्वेंट उसे बताता है कि रिसर्च सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और वो अब एज रैंक टैलेंट वाले एक टेस्ट सब्जेक्ट का वेट कर रहे हैं। एक बार जब वो इंश्योर कर लेंगे कि ये काम करता है तो वो इमीडिएटली इसे सैल कूपर पर यूज करेंगे। 5 साल बाद एंड्रिया सैल पर प्यूरिफिकेशन रिचुअल परफॉर्म करती है ताकि वो फ्यूचर में डीमनाइज न हो और स्वॉर्ड टेक्निक को जितना चाहे उतना यूज कर सके। वो एंड्रिया को थैंक्स कहता है, लेकिन वो कहती है कि उसे थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने उसे इतना वंडरफुल स्टाफ दिया। मीनवाइल उसने किसी को विंडो ग्लास से गुजरते हुए देखा। वो पहले ही एस्केप कर चुका था, लेकिन उसने उस फिगर को हाउसकीपर्स के रूप में रिकग्नाइज कर लिया। सेल के गार्ड्स अंदर आते हैं और उसे बताते हैं कि उसने जो टास्क उन्हें असाइन किया था उसका एक रिजल्ट मिला है। उन्होंने सीक्रेटली हाउसकीपर को ट्रेल किया और डिस्कवर किया कि वो ब्लैक मैजिक मेजेस के एक ग्रुप को रिक्रूट कर रहा था। ऐसा लगता है कि वो 3 दिनों में एक रिचुअल कंडक्ट करने की तैयारी कर रहा है। और उसने ये भी मेंशन किया कि फाइनली उसे एस रैंक टैलेंट वाला एक और टारगेट मिल गया है और उसकी मैजिक एबिलिटीज बहुत हाई हैं। सैल मन ही मन सोचता है, क्या वो डिप्राइवेशन मैजिक रिचुअल बिगिन करने वाले हैं और वो उसे डायरेक्टली टारगेट क्यों नहीं कर रहे। और जैसे ही वो एज रैंक टैलेंट वाले दूसरे टारगेट के बारे में सोचता है, उसे रियलाइज होता है कि एक्सट्रीमली हाई मैजिक एबिलिटी वाला टारगेट एंड्रिया है। मीनवाइल 3 दिन बाद एंड्रिया स्टोरेज रूम में मेस देखती है और उसे क्लीन करने के लिए मैजिक यूज करने का सोचती है, लेकिन हाउसकीपर कहीं से भी आता है और उसके फेंट होने के बाद उसे किडनैप कर लेता है। ब्लैक मैजिक मेजेस रिचुअल बिगिन करते हुए रिसाइट करते हैं, पावर ऑफ द नाइट, हियर माई कमांड, फ्रॉम द अबिस ऑफ द हार्ट, कंडेंस इन माई पाल्म, ट्रांसफर द पावर टू माई कंट्रोल, द पावर फ्लोज फॉलोइंग मी लाइक अ शैडो। हाउसकीपर एंड्रिया के ऊपर डैगर पकड़ता है जो अभी भी बेहोश थी। वो मन ही मन सोचता है, जब तक उसके हार्ट का ब्लड फॉर्मेशन में मिक्स हो जाता है उसका टैलेंट उसका हो जाएगा। लेकिन जिस मोमेंट वो उसे स्टैप करता है उसे रियलाइज होता है कि वो जा चुकी है। कंफ्यूज होकर वो वंडर करता है ये हो क्या रहा है। एंड्रिया पीछे से बोलती है और उसे बताती है कि वो इल्यूजन मैजिक था और उसे उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। शाइनिंग स्टार लॉक से वो हाउसकीपर को कैप्चर कर लेती है, जिसे अब रियलाइज होता है कि एंड्रिया उसके लिए बहुत ट्रिकी है। वो ब्लैक मैजिक मेजेस को उसे टेक डाउन करने के लिए कहता है। एंड्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने कान कवर कर लेती है, जैसा सैल ने उसे कहा था। हाउसकीपर को कुछ साउंड सुनाई देते हैं और मेजेस एक ग्रिफिन और एक डीमोनिक ड्रैगन को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वो वंडर करते हैं कि सडनली मॉन्स्टर्स कहां से आ गए। ग्रिफिन और डीमोनिक ड्रैगन के बारे में सुनकर हाउसकीपर को रियलाइज होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सैल कूपर है। सैल उसे थ्रेटन करता है कि उसने एंड्रिया को टच किया, वो जरूर जीने से थक गया है और पूछता है कि उसने उसे टारगेट क्यों किया। हाउसकीपर उसे बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिप्राइवेशन मैजिक एक टारगेट पर सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है और ये इंश्योर करने के लिए कि यंग मास्टर एलन को सैल का टैलेंट मिले, उन्हें एक ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट ढूंढना था। वो सैल से अपनी लाइफ स्पेयर करने की भीख मांगता है क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। सैल को रियलाइज होता है कि एंड्रिया उसकी वजह से डेंजर में थी और हाउसकीपर से कहता है कि वो उसे जाने दे सकता है। वो हाउसकीपर पर एक शैडो ओथ कास्ट करता है और उसे वापस जाकर मैट्रियार्क को बताने के लिए कहता है कि डिप्राइवेशन मैजिक सेरेमनी सक्सेसफुल थी और उसे इमीडिएटली उस पर कंडक्ट किया जा सकता है, वरना वो जानता है कि उसके साथ क्या होगा। हाउसकीपर पूछता है क्यों, और सैल उसे बताता है कि ये एलन के ट्रू कलर्स को एक्सपोज करने के लिए है। मीनवाइल वापस कूपर हाउस में हाउसकीपर मैट्रियार्क को बताता है कि डिप्राइवेशन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, जबकि एलन ग्लोरिया से गार्डन का टूर मांगता है लेकिन वो डिनाई कर देती है। मैट्रियार्क हाउसकीपर से पूछती है कि क्या वो सर्टेन है और वो उसे बताता है कि अपकमिंग फुल मून यंग मास्टर की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के साथ कोइंसाइड करता है, इसलिए ये एक्ट करने का परफेक्ट टाइम है। मैट्रियार्क मन ही मन सोचती है कि उसकी लॉन्ग चेरिश्ड विश फाइनली सच होने वाली है। वो फाइनली एलन को न सिर्फ फैमिली का फ्यूचर हेड बना सकती है बल्कि एम्पायर का फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी। मीनवाइल एलन अभी भी ग्लोरिया से नो एक्सेप्ट नहीं करता और सोचता है कि वो हार्ड टू गेट प्ले कर रही है। वो सोचता है कि उसकी मदर का उसे अपनी फियांसे के क्लोज जाने के लिए कहना एक वेस्ट है, क्योंकि कौन उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। लेकिन ग्लोरिया कुछ और ही सोचती है और उस पर स्वॉर्ड निकाल लेती है और पूछती है कि क्या उसके जैसा यूजलेस यंग मास्टर उसका फियांसे बनने के वर्दी है। वो उसे कहती है कि पहले उसे डिफीट करना होगा। एलन किसी को उसे ले जाने के लिए बुलाता है और सैल उसकी हेल्प के लिए आता है
और एलन के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करके उसे मॉक करता है। एलन, जो सेल से जेलस था, उसे कहता है कि किसी ने उसे बचाने के लिए नहीं कहा, वो बस अपने साथ एक स्वॉर्ड लाना भूल गया था। ग्लोरिया सेल से पूछती है कि वो क्यों आया है और उसे अपने साथ ट्रेन करने के लिए कहती है, लेकिन सेल रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि वो आज बिजी है। मीनवाइल एलन ये सब देखता है और वरी करता है कि ग्लोरिया सेल के साथ इतनी इंटीमेट क्यों है। क्या वो उसे लाइक करती है? ग्लोरिया सेल से कहती है कि हर कोई उसके साथ ट्रेन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है और उसे रिकंसीडर करने के लिए कहती है। जैसे ही अपनी फियांसे और सेल को ऐसे देखकर एलन का गुस्सा बढ़ता है, उसकी मदर उसे बुला लेती है, तो वो इसे जाने देता है और सोचता है कि जब वो फ्यूचर में उससे शादी करेगा तो उसका प्रॉपर केयर करेगा। क्योंकि ग्लोरिया ने आज विलिंगली उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, उसने जाने का डिसाइड किया। ग्लोरिया उससे कहती है कि अब जब वो अनोइंग पर्सन चला गया है, अगर वो उसके साथ ट्रेन करने के लिए एग्री नहीं होता है तो वो उस पर इमीडिएटली अटैक करेगी। सेल एग्री हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन पर कि वो उसे अपने ब्रदर ड्यूक आइजैक से इंट्रोड्यूस कराएगी। सेल ड्यूक आइजैक से मिलता है और उसे बताता है कि उसके पास ग्लोरिया और एलन की इंगेजमेंट कैंसिल करने का एक तरीका है, लेकिन वो होप करता है कि ड्यूक आइजैक उसे आइजैक फैमिली का हेirloom, द इल्यूजनरी टाइम बॉक्स, लैंड करेगा। सेल की प्रीवियस लाइफ में ड्यूक आइजैक प्लेबॉय एलन से सेटिस्फाइड नहीं था और कूपर फैमिली के साथ अलाई करने के लिए भी अनविलिंग था। उसने बार बार एंगेजमेंट कैंसिल करने का प्रपोजल, लेकिन रॉयल फैमिली ने उसे कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट कर दिया। इसलिए इस लाइफ में सेल इसका एडवांटेज लेता है। ड्यूक आइजैक को सेल बहुत एरोगेंट लगता है और वो उससे कहता है कि रॉयल फैमिली द्वारा ब्लेस्ड एक एंगेजमेंट को उसके जैसे लोग कैंसिल नहीं कर सकते और कंडीशंस के बारे में बात करने की उसकी डेयर कैसे हुई। सेल ड्यूक आइजैक से कहता है कि सिर्फ उसके जैसा कोई ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है। जैसे ही ड्यूक आइजैक स्वॉर्ड देखता है, उसे रियलाइज होता है कि सेल ही कूपर फैमिली में एज रैंक टैलेंट वाला रियल चाइल्ड है। सेल ड्यूक से कहता है कि क्योंकि एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो सकती तो उन्हें बस उस ट्रैश यंग मास्टर को डिस्ट्रॉय करना होगा। एक महीने बाद हाउसकीपर मैट्रियार्क को बताता है कि सब कुछ रेडी है, लेकिन सेल कूपर बास्टर्ड्स के साथ नहीं है और यंग मास्टर उसे सर्च करने गया है। मैट्रियार्क कहती है कि वो जानती है और उसे जाकर यंग मास्टर की हेल्प करने के लिए कहती है। मीनवाइल बास्टर्ड किड्स आपस में बात करते हैं और एक कहता है कि उसे सच में नहीं पता कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। क्या ये एलन के हेयर के रूप में स्टेटस को एम्फेसाइज करने के लिए है ताकि वो बिना किसी वरी के उसके डॉग्स बन सकें? दूसरा पॉइंट आउट करता है कि सेल ही वो है जिसके पास स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट है, उसका फ्यूचर फैमिली हेड बनना फेटेड है। लेकिन तीसरा वाला उन्हें शांत रहने के लिए कहता है ताकि फैमिली हेड उन्हें सुन न ले। मीनवाइल एक सर्वेंट ड्यूक कूपर को बताता है कि सभी गेस्ट बैठ चुके हैं और उन्हें वेट न कराएं। उन्होंने बिगिन करने के लिए उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। तभी ड्यूक आइजैक अंदर आता है और ड्यूक कूपर से बात करने के लिए कहता है। ड्यूक कूपर उसे कहता है कि उसे इनवाइट करना याद नहीं है, लेकिन ड्यूक आइजैक जवाब देता है कि ये उसके फ्यूचर ब्रदर इन लॉ की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, वो डेफिनेटली एक्साइटमेंट एंजॉय करने आएगा। मीनवाइल सेल जो कॉर्नर में छिपा हुआ था, अपने एक आदमी से कहता है कि इल्यूजनरी टाइम बॉक्स को एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। वो एन्चेंट करना बिगिन करते हैं। गेट्स ऑफ द अबिस, शैडो वोवन फैंटेसी, इल्यूजनरी टाइम बॉक्स, वर्चुअल रेल्म ओपन। जैसे ही एन्चेंटमेंट एंड होता है, एलन अंदर आता है और सेल से पूछता है कि वो यहाँ अकेले क्यों छिपा है। यंग मास्टर एलन ने सेल को चेन्स में बांध रखा है। एंड्रिया सेल को डेंजर में देखती है। उसे रियलाइज होता है कि ये कोई ड्रीम नहीं था, ये प्रीवियस लाइफ की एक रियलिटी थी। द पावर ऑफ द स्टार्स, एक टाइम मेज द्वारा अवेकन किए गए टैलेंट्स में से एक। जिन मेजेस ने पावर ऑफ द स्टार्स को अवेकन किया है वो टाइम फ्रैगमेंट्स के थ्रू पास्ट और फ्यूचर में स्पाई कर सकते हैं। एंड्रिया देखती है कि सेल डेंजर में है और उसकी हेल्प के लिए भागती है। उसे एलन को अपना मूव बनाने से पहले रोकना होगा। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वो देखती है कि एलन उसे वो वाइन ऑफर कर रहा है जो उसे अवॉर्ड की गई थी। एंड्रिया एलन को कुछ महीनों के लिए सुलाने के लिए मैजिक कास्ट करती है, लेकिन ग्रे मैट्रियार्क के ऑर्डर्स पर उसे ले जाने के लिए आ जाता है। मैट्रियार्क सोचती है डग ने उसे बताया था कि डिप्राइवेशन सक्सेसफुल था, तो वो अभी भी मैजिक कैसे यूज कर पा रही है। हालांकि वो इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि अभी इस बारे में सोचने का टाइम नहीं था। डिप्राइवेशन सेरेमनी ज्यादा अर्जेंट थी क्योंकि सेल वाइन पी लेता है और पास आउट हो जाता है। अब एक क्रॉस से बंधा हुआ सेल एलन से पूछता है वो कौन होता है, ये सोचने वाला कि वो एक एस रैंक टैलेंट पजेस कर सकता है। एलन सेल को पीटता है और पूछता है कि वो कौन होता है, ये सोचने वाला कि वो एक डीमोनिक ड्रैगन पजेस कर सकता है। वो कौन होता है, ये सोचने वाला कि वो ग्लोरिया का फेवर गेन कर सकता है। वो सब कुछ उसका होना चाहिए था। एलन की मदर उसे बात करके अपना टाइम वेस्ट करना बंद करने और स्टार्ट करने के लिए कहती है। उसकी पर एलन को वो डैगर प्रेजेंट करता है जिसे स्पेशली सेल की इनविंसिबल बॉडी को टेम्परेरीली पियर्स करने के लिए डिजाइन किया गया था। एलन सेल के हार्ट में स्टैप करता है और उसे बताता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट अब उसका है। वो सेल से कहता है कि यही अब उसका फेट है और अब से एलन ही कूपर फैमिली का ट्रू वर्दी हेयर है। वो अब स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट्स और एबिलिटीज पजेस करेगा और कोई भी उसके ऊपर खड़ा नहीं होगा। सेल जोर से हंसने लगता है और मॉकिंगली एलन से पूछता है कि क्या वो किसी प्ले के लिए परफॉर्म कर रहा है।
वो खुद को चेन से फ्री कर लेता है और एलन से अपनी आंखें खोलने और क्लियरली देखने के लिए कहता है कि ये किसका फेट है। जैसे ही सैल अपनी फिंगर स्नैप करता है, उन्हें रिवील होता है कि वो इतने टाइम से बैंक्वेट हॉल में ही खड़े थे। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कूपर फैमिली ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कूपर फैमिली का यंग मास्टर ऐसा इंसान होगा। और क्या इसका मतलब है कि उसके एस रैंक टैलेंट होने के लेजेंड्स फॉल्स थे? क्या वो हेयर बनने की भी वर्दी है? एलन के ट्रू कलर्स देखकर लोगों को डिस्गस्ट फील होता है। मैट्रियार्क को बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। सैल को कैसे पता चला कि वो उसके साथ क्या करने वाले थे? उसकी नॉलेज में ट्रायल तो एक सक्सेस था, तो गड़बड़ कहाँ हुई? लेकिन राइट नाउ उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिचुएशन को सैल्वेज करना है। एलन बोलता है और लोगों से कहता है कि उन्हें ट्रिक किया जा रहा है और सैल उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। उसकी मदर भी एग्री करती है और जैसे ही वो एक्सप्लेन करने वाली होती है, ड्यूक आइजैक इस एक्साइटिंग शो को मॉक करते हुए बीच में आ जाता है। फिर जैसे ही ड्यूक अंदर आता है, मैट्रियार्क उसे पनिश करने के लिए कहती है क्योंकि उसने ही एलन को यह करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन ड्यूक उसकी बात नहीं सुनता और एलन को रूम के दूसरी तरफ फेंक देता है। एलन कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। सैल सिर्फ एक बास्टर्ड चाइल्ड है और उसके पास जो कुछ भी है वो उसका होना चाहिए था। आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि कैसे ड्यूक खुद टॉप पर पहुंचने के लिए अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करता था। हालांकि उसने अपने बेटे के रूप में पब्लिक में इस इशू को कभी अवॉइड नहीं किया। वो आउटसाइडर्स के सामने इसे कैसे पॉइंट आउट कर सकता था? ड्यूक अपने सभी बच्चों को कमांड देता है और उनसे कहता है कि सक्सेशन कॉन्टेस्ट आज से बिगिन होता है। सक्सेशन ट्रायल का मतलब है कि उन सभी के पास किसी भी मीन्स का यूज करके हेयर बनने के लिए compete करने का राइट है। कोई रूल्स नहीं है, विनर को सब कुछ मिलेगा। इसलिए वो पहले एलन को किल करने का प्लान बनाते हैं। मीनवाइल ड्यूक आइजैक उस लेजेंडरी कूपर फैमिली स्पिरिट पर हंसता है जो सबसे ऊपर थी। ड्यूक आइजैक दोनों फैमिलीज के बीच एंगेजमेंट कैंसिल करने का प्रपोजल देता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी सिस्टर एक झूठे और वीक आदमी से शादी करे। ड्यूक कूपर जानता था कि जो कुछ भी अभी हुआ वो इल्यूजनरी टाइम बॉक्स की पावर की वजह से हुआ था और इसमें कोई डाउट नहीं था कि ड्यूक आइजैक ने सैल के साथ अलाई कर लिया है। लेकिन सभी नोबल्स प्रेजेंट थे। अगर कोई भी रूमर रॉयल फैमिली के कानों तक पहुंचता है तो ये सिर्फ कूपर फैमिली के लिए डेट्रीमेंटल होगा। पहले पीछे हटना और फ्यूचर में उससे डील करना ही बेटर है। ड्यूक कूपर ड्यूक आइजैक से हैंड शेक करता है और उसे वरी न करने के लिए कहता है। वो किंग को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और उसे एक एक्सप्लेनेशन देगा। ड्यूक कूपर अब सैल की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि वो हेयर के टाइटल के लिए फाइट कर सकता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो फैमिली की रेपुटेशन को हार्म करे, वरना वो उसे डिसअपियर कर देगा। सैल ड्यूक कूपर से कहता है कि वो पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं है और पूछता है कि अगर वो उसे डिसअपियर करना चाहता है तो वो अभी क्यों नहीं करता, और उसे फादर बुलाता है। ड्यूक सरप्राइज हो जाता है और वंडर करता है कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन चला जाता है। एक सर्वेंट ड्यूक से पूछता है कि क्या वो सच में उसे एक लेसन नहीं सिखाएगा, जिस पर ड्यूक जवाब देता है कि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सैल काफी स्किल्ड है। अगर कुछ है तो वो ये देखने के लिए फॉरवर्ड देख रहा है कि वो क्या कर सकता है। बस सैल की पर्सनालिटी है जो सच में अनलाइकेबल है। दूसरी तरफ मैट्रियार्क हाउसकीपर से पूछती है कि इंफॉर्मेशन किसने लीक की और उस ब्रैड को कैसे पता चला कि वो एक्शन लेने वाले थे। हाउसकीपर उसे बताता है कि उसे भी नहीं पता। एक सर्वेंट एंड्रिया को अंदर लाता है और मैट्रियार्क से पूछता है कि उसके साथ क्या करना है। वो उसे डिमोनिक क्रीचर्स को फीड करने के लिए कहती है, लेकिन फिर रियलाइज करती है कि एंड्रिया एक्चुअली में मैजिक यूज कर रही थी। तो या तो डिप्राइवेशन टेस्ट ने काम नहीं किया या ये हुआ ही नहीं। वो हाउसकीपर की तरफ मुड़ती है और उसे अपने टैलेंट्स दिखाने के लिए कहती है क्योंकि उसने उन्हें उससे स्ट्रिप किया था। हाउसकीपर हेजिटेंटली उसे बताता है कि एंड्रिया का मैजिक बहुत एडवांस्ड है और उसने अभी तक इसे मास्टर नहीं किया है और कुछ और दिनों का टाइम मांगता है। मैट्रियार्क उसे कहती है कि कोई जरूरत नहीं है और अपने आदमियों को उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देती है। जैसे ही सर्वेंट्स अपनी स्वॉर्ड स्विंग करते हैं, हाउसकीपर डेस्परेटली उसे बताता है कि ये सैल कूपर था जिसने उसे फोर्स किया था। उसके लिए एक डॉग ने अपने मास्टर को बिट्रे किया और मास्टर ने डॉग को किल कर दिया, इसलिए किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। वो अब एंड्रिया की तरफ मुड़ती है ताकि वो उसके टैलेंट्स ले सके और सिचुएशन का बेस्ट यूज कर सके। एल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एलन के गार्बेज और इंफीरियर नेचर को डिस्प्ले करने के बाद भी ये अभी भी फैमिली हेड को उससे छुटकारा पाने के लिए डिटरमाइन करने के लिए इनफ नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एलन की मदर के पीछे की पावर से अफ्रेड है और उसने लास्ट नाइट उसके लिए कासल के नीचे रहने का अरेंजमेंट किया था? क्या वो सैल को कंट्रोल करना चाहती है और उसके एस्केप करने से अफ्रेड है? हालांकि इससे पहले कि वो एलन को वो सारा पेन टेस्ट कराए जो उसने सफर किया है, वो कभी नहीं जाएगा। जैसे ही दरवाजा नॉक होता है, वो सोचता है कि ये एंड्रिया है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन वो ग्लोरिया होती है। वो उसे बताती है कि उसके ब्रदर ने उसे बताया था कि वो आइटम रिटर्न कर रहा होगा और क्योंकि वो फ्री थी वो इसे डायरेक्टली कलेक्ट करने आ गई। सैल मन ही मन सोचता है कि अगर वो आइजैक फैमिली का सपोर्ट गेन कर सकता है तो शायद वो डायरेक्टली एलन को किल कर पाएगा, इससे पहले कि वो अपना थॉट फिनिश कर पाता।
ग्लोरिया उसे इंटरप्ट करती है और पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। वो उसे बताता है कि वो सोच रहा है कि कूपर फैमिली के सेम लेवल की एक फैमिली के लिए वो ऐसी चीज को अपना हेयरलूम क्यों मानेंगे जो सिर्फ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंडर इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती है। ग्लोरिया पूछती है कि क्या वो सच में जानना चाहता है। वो उसे तब तक नहीं बताएगी जब तक, लेकिन अपना सेंटेंस फिनिश करने से पहले वो मन ही मन सोचती है, वैसे भी लेजेंड्स पर कोई बिलीव नहीं करता और सभी नोबल्स पहले से ही इसके बारे में जानते हैं, तो वो इसे सैल को अपना एक फेवर ओ करने के लिए यूज कर सकती है। लेकिन सैल गिव इन नहीं करता। वो उसके लिए दरवाजा पकड़ता है और उसे गुड बाय कहता है। फ्यूरियस होकर ग्लोरिया उससे कहती है कि वो उससे फाइट करना चाहती है। स्पारिंग रूम में ग्लोरिया उस पर अटैक करने के लिए भागती है, लेकिन सैल एफर्टलेसली अपनी स्वॉर्ड से उसके ब्लो को डिफ्लेक्ट कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड उस पर पॉइंट करके उसकी हार डिस्प्ले करता है। सैल उससे कहता है कि वो ही थी जो चाहती थी कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करे। उनके एग्रीमेंट के हिसाब से उसे इल्यूजनरी टाइम बॉक्स का सीक्रेट बताना होगा। ग्लोरिया उसे बताती है कि ये सिर्फ एक लेजेंड है, इसलिए कोई नहीं जानता कि ये रियल है या फेक, और किसी ने भी इसे कभी हैपन नहीं कराया है। लेजेंड के अकॉर्डिंग अगर कोई पावर ऑफ द स्टार्स का रिकग्निशन गेन कर लेता है और इल्यूजनरी टाइम बॉक्स को मास्टर कर लेता है, तो वो किसी को रिबॉर्न कराने के लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर सकता है। सैल को रियलाइज होता है कि ये एंड्रिया थी जिसने उसे रिबॉर्न कराने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी। इसलिए इस लाइफ में उसे न सिर्फ रिवेंज लेना है बल्कि एंड्रिया का भी अच्छे से ख्याल रखना है। इससे पहले कि वो अपना थॉट फिनिश कर पाता, उसके सर्वेंट्स एंड्रिया के कैप्चर होने की न्यूज लेकर अंदर आते हैं। वो पूछता है कि ये किसने किया, और वो उसे बताते हैं कि लास्ट नाइट ऑपरेशन के दौरान किसी ने एंड्रिया को मैट्रियार्क और कुछ सर्वेंट्स द्वारा फॉरेस्ट में कैप्चर होते हुए देखा था। ग्लोरिया पॉइंट आउट करती है कि उसने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना था कि एंड्रिया यंग मास्टर की पर्सनल मेड बन गई है और जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी मिस्ट्रेस बन जाएगी। उसने सोचा कि जिस यंग मास्टर की वो बात कर रहे थे वो सैल था। ये न्यूज सुनकर सैल फ्यूरियसली एंड्रिया के रेस्क्यू के लिए भागता है। ग्लोरिया सर्वेंट से उसे फॉलो करने के लिए कहती है क्योंकि सैल के फेस के लुक से ये क्लियर था कि वो किसी को रेस्क्यू करने नहीं बल्कि किल करने जा रहा है। दूसरी तरफ एलन सैल पर फ्यूरियस था कि उसने उसे इतने सारे नोबल्स के सामने ह्यूमिलिएट किया और कसम खाता है कि वो उसे सबसे टेरिबल डेथ सफर कराएगा। एक सर्वेंट एलन को बताता है कि उसने सुना है कि सैल एंड्रिया को लाइक करता है और सजेस्ट करता है कि एंड्रिया को सैल के लिए पे करना चाहिए। एलन सर्वेंट की क्लेवरनेस की प्रेज करता है और एंड्रिया से कहता है कि वो इंश्योर करेगा कि वो उसकी केयर में एक वर्दी कॉन्क्यूबाइन बने। एंड्रिया सोचती है कि वो क्या कर सकती है। वो मैजिक यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसे चेन से सील कर दिया गया है, इसलिए वो होप करती है कि सैल उसे रेस्क्यू करने आए। एलन उससे कहता है कि वो वंडर करता है कि जब सैल उसे अपनी स्लेव के रूप में ह्यूमिलिएट होते हुए देखेगा तो कैसा फेस बनाएगा। वो उसे अपना फेट एक्सेप्ट करने और उसकी मिस्ट्रेस बनने के लिए कहता है। इससे पहले कि एलन एंड्रिया को टच भी कर पाता, सैल उसे पंच करता है और उसे रूम के दूसरी तरफ फेंक देता है। सैल एलन को पीटता रहता है। सर्वेंट्स हेल्प करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत स्ट्रांग था। ग्लोरिया एंड्रिया को चेन से फ्री करती है और उसे जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि सैल फिर से डीमनाइज हो रहा था। एंड्रिया सैल को पकड़ती है और उसे बताती है कि वो ठीक है। जैसे ही सैल रुकता है, सर्वेंट्स एलन को ले जाते हैं। मैट्रियार्क एलन को पिटा हुआ देखती है और सैल से पूछती है क्या वो अपने फादर को कासल में रहने देने के लिए ऐसे रीपे करता है। सैल उसके पास जाता है, अपने हाथ से ब्लड निकालता है और उसे बताता है कि वो एलन कूपर को एक होली बैटल टू द डेथ के लिए चैलेंज करता है। वो इस अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर को जो एंड्रिया को थ्रेटन करता है कभी भी एग्जिस्ट नहीं करने दे सकता। 7 दिन बाद वो ड्यूलिंग एरिया में खड़े होते हैं। सैल एलन को एंटागनाइज करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 7 दिन डिले करने के बाद भागेगा नहीं। एलन रिप्लाई करता है कि वो उसके जैसे बग को स्क्वैश करने का चांस मिस नहीं करेगा। शील्ड सैल को एक बैड फीलिंग देती है और बैटल बिगिन होती है। एलन मेड्यूसा पेट्रिफिकेशन लेजर यूज करता है और जैसे ही सैल उसे डॉस करता है वो उसे बाहर बुलाता है और सैल को एक डांसिंग मंकी कहता है। सैल का शैडो ओथ उसे मेड्यूसा के अटैक से इम्यून नहीं बनाएगा क्योंकि पेट्रिफिकेशन जैसा एक एबनॉर्मल स्टेटस डैमेज में काउंट नहीं होता, इसलिए शैडो ओथ के थ्रू इसे ट्रांसफर करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उसे शील्ड को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। एलन सैल से कहता है कि उसने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब सैल ने स्वॉर्ड ऑफ पर्सियस को स्टोल किया तो एलन ने उसके बजाय शील्ड ऑफ मेड्यूसा ऑब्टेन कर ली। वो कहता है यही डिफरेंस है एक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी और एक रेबेलियस पर्सन के बीच। सैल एलन पर अटैक करने के लिए भागता है लेकिन वो जल्दी से मेड्यूसा की शील्ड को समन कर लेता है जो अटैक को ब्लॉक कर देती है। एलन को याद आता है कि वो अब एक गोल्डन स्टाफ मेज है और सैल पर ब्लड मैजिक करप्शन यूज करता है। ड्यूक आइजैक उस वाइल्ड ब्लैक मैजिक को देखता है जिसे सिर्फ पेनफुली मरे हुए 1000 कॉमनर्स की सोल्स को यूज करके ही मास्टर किया जा सकता है और ड्यूक कूपर से एक एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। हालांकि वो रिफ्यूज कर देता है और ड्यूक आइजैक से नोबल की ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी फैमिली का सीक्रेट है। सैल को करप्शन को डॉज न करते हुए देखकर
एलन उसे एक फूल कहता है और उसे पेन एंजॉय करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो काम नहीं करता तो वो सरप्राइज हो जाता है। उसने उस मूव को कुछ 100 बार टेस्ट किया था और कोई भी मैजिक को रेजिस्ट करके करप्शन को अवॉइड नहीं कर सकता था। एलन सेल को अनस्केड खड़ा देखकर सरप्राइज हो जाता है और उसका अटैक कंप्लीटली इनइफेक्टिव था। सेल एलन पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन रियलाइज करता है कि वो उसे हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका शैडो ओथ डैमेज को दूसरे शैडोज में ट्रांसफर कर देता है। एलन को नहीं पता था कि सेल पर शैडो ओथ इनइफेक्टिव क्यों हो गया, लेकिन वो अब एक और भी लीथल मैजिक यूज करता है। तो दूसरे शैडो की लाइफ फोर्स को यूज करके एक लाइफ सेप्टर यूज करता है। ये मूव दूसरों की लाइफ फोर्स को एक्सट्रैक्ट करके टारगेट पर अटैक कर सकता है। जब तक अटैक्ड पर्सन की लाइफ फोर्स सेप्टर द्वारा गैदर की गई टोटल लाइफ फोर्स से लोअर है, टारगेट इमीडिएटली मर जाएगा। जैसे ही शैडोज सेल की तरफ बढ़ते हैं, एलन कसम खाता है कि वो उन्हें पनिश करना बंद नहीं करेगा। हालांकि सेल एक एनिमल बनने से रिफ्यूज कर देता है और इसलिए वो फॉरबिडन मैजिक, द ब्लड फॉर्मेशन, यूज करता है। सभी शैडोज अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आने पर सेलिब्रेट करते हैं और सेल का डिमोनिक ड्रैगन ड्यूलिंग एरिया में फ्लाई करता है। जैसे ही एलन डिफीटेड खड़ा होता है, सेल उसे अपनी लास्ट ब्रेथ एंजॉय करने के लिए कहता है क्योंकि ये उसकी लास्ट होगी। ड्यूक आइजैक ड्रैगन आर्मर देखकर सरप्राइज हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या लेजेंड सच हो सकते हैं। लेजेंड कहता है कि अगर ड्रैगन रेस अपने विल को अपने मास्टर के साथ अट्यून कर सकती है तो इंटेंस इमोशंस के इन्फ्लुएंस में वो अपने फॉर्म को कंप्लीटली ऑल्टर कर सकते हैं और अपने मास्टर की एबिलिटीज को ग्रेटली एनहांस कर सकते हैं। इसे ड्रैगन आर्मर के नाम से जाना जाता है। एलन इस एबिलिटी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। भले ही सेल ने बीस्ट का एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया हो, उन दोनों के लिए अपने हार्ट्स और माइंड्स को सिंक्रोनाइज करना इम्पॉसिबल है। एलन सोचता है कि ये एक इल्यूजन है और इल्यूजन को शटर करने का डिसाइड करता है और फॉरबिडन मैजिक यूज करता है। सेल उसे बताता है कि जिसने उनके विल को एक साथ कनेक्ट किया है वो उसके लिए उनका रैथ है। जैसे ही सेल अटैक करता है, एलन उसे अपने स्टाफ से ब्लॉक करता है, लेकिन सेल अपनी स्वॉर्ड से उसे काट देता है और उसके हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। वो एलन से कहता है कि ये स्लैश उन इनोसेंट लोगों के लिए है जिनके टैलेंट्स उसने स्टोल किए थे। मैट्रियार्क एलन को हर्ट देखकर अपनी सीट से खड़ी हो जाती है, लेकिन ड्यूक कूपर उसे बैठने के लिए कहता है। सेल फॉरबिडन मैजिक मॉन्स्टर को पुश करता है और उसे बताता है कि ये उन शैडोज के लिए है जो उसके और एलन के लिए मरे थे और जिनके टैलेंट्स उसने प्रीवियस लाइफ में स्टोल करके डेथ तक यूज किए थे। जैसे ही सेल एलन को उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किए गए सभी इविल डीड्स के लिए पनिश करने वाला होता है, मैट्रियार्क उसके रेस्क्यू के लिए आ जाती है। उसने होली शील्ड जैसे एक एथ रिंग स्पेल को कास्ट करने के लिए मैजिकल आर्टिफैक्ट्स की हेल्प ली थी। ड्यूक आइजैक सोचता है कि वो रूमर्स की मैट्रियार्क फॉर्मर फैमिली हेड को असैसिनेट करते समय मैजिक के बैकलैश से इंजर्ड हो गई थी, सच हो सकते हैं। ड्यूक आइजैक ने कभी भी मैट्रियार्क की पावर्स को विटनेस करने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। आफ्टर ऑल वो एक एस रैंक मेज है, लेकिन ड्यूक कूपर से शादी करने के बाद उसने बैटल्स में फाइट करना बंद कर दिया था। मैट्रियार्क नाइन्थ रिंग मैजिक होली स्पीयर कास्ट करती है और कहती है कि अगर उसे पता होता कि सेल ऐसा मॉन्स्टर बन जाएगा तो उसने उसे तभी किल कर दिया होता जब वो एक बेबी था। लेकिन आज वो इस मिस्टेक को करेक्ट करने जा रही है। ड्यूक कूपर सबको रुकने के लिए कहता है और एक मैजिक रिस्ट्रेनिंग रिपल कास्ट करता है जिससे सभी के आर्मर्स और एबिलिटीज डिसमेंटल हो जाते हैं। वो सेल से कहता है कि कूपर फैमिली उसका वेलकम नहीं करती और उसे अपने लोगों को लेकर जाने का ऑर्डर देता है इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर ले। सेल आइजैक फैमिली के हेड के साथ घर छोड़ देता है। वो ड्यूक कूपर से कहता है कि उसे उनके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ड्यूक कूपर उससे पूछता है कि क्या वो आइजैक फैमिली को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। ये ऑफर सुनकर सेल उससे पूछता है क्या उसे उसके फैमिली से एग्जाइल होने से कोई माइंड नहीं है और क्या वो कूपर फैमिली पर वॉर डिक्लेयर करने का इंटेंशन रखता है। सेल ड्यूक से कहता है कि हालांकि वो उसकी फैमिली को ज्वाइन नहीं कर सकता, वो उसके साथ एक डील कर सकता है। स्टोरी की शुरुआत में हमारा हीरो ड्यूक को इन्फॉर्म करता है कि किंग की हालत बहुत ही ग्रेवली इल है और नोबल्स के बीच एक वॉर किसी भी मोमेंट पर छिड़ सकती है। वो आगे कहता है कि अगर वो सक्सेसफुली इंपीरियल एकेडमी में एंटर कर पाता है तो मोस्ट लाइकली कैपिटल से आने वाली न्यूज सबसे पहले उसी को मिलेगी। ये सुनकर ड्यूक उससे पूछता है कि आखिर वो उस पर ट्रस्ट क्यों करे और इंपीरियल एकेडमी में एनरोल करने में उसकी हेल्प क्यों करे। साल अपने मन में सोचता है कि क्योंकि उसका स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट एस रैंक का है तो ये अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने का परफेक्ट टाइम है। वो ड्यूक को यकीन दिलाता है कि उसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो हिडन स्वॉर्ड सेंट क्रिस का डायरेक्ट डिसाइपल बनने वाला है। मीनवाइल कहीं और अपना नाम सुनकर नशे में धुत क्रिस मन में सोचता है, आखिर कौन है ये जो मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बातें कर रहा है। उधर कुछ दिनों बाद सेंट गॉर्डन सिटी के आउटस्कर्ट्स में साल अपने सामने मौजूद 3 टावर्स की तरफ पॉइंट करता है। वो ड्यूक आइजैक को बताता है कि ये सेंट गॉर्डन सिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस हैं, द होली ट्रिनिटी मैजिक टावर्स, और इन्हें देखने का मतलब है कि वो अब सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। इस पर ड्यूक साल को वार्न करता है कि स्कूल के बाहर उसे केयरफुल रहना होगा क्योंकि सेंट गॉर्डन सिटी पावरफुल नोबल्स से भरी हुई है। लेकिन साल मन ही मन सोचता है कि ड्यूक आइजैक बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। अपने फैमिली के इंटरेस्ट के लिए
उसने कई बार बैकस्टैबिंग की है, इसलिए साल को ये मैटर खुद ही हैंडल करना होगा और इस ग्रुप से अलग होने की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। ड्यूक आइजैक साल से कहता है कि उसे वरी करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि इंपीरियल एकेडमी से रिलेटेड सब कुछ वो सेटल कर देगा। हाउएवर मिस एंड्रिया को उसकी मेड बनकर एनरोल करके थोड़ी इनकन्वीनियंस सहनी होगी। इस तरह वो दोनों लेजिटिमेटली एक साथ रह पाएंगे। और जहां तक गार्ड्स की बात है, ड्यूक आइजैक उन्हें अपनी फैमिली एस्टेट में सेटल करने का ऑफर देता है। वो लोग एस्टेट को प्रोटेक्ट करने और किसी भी बैंडिट से डील करने में हेल्प कर सकते हैं। ये सुनते ही कि इंपीरियल कैपिटल के पास बैंडिट्स हो सकते हैं, साल को तुरंत रियलाइज होता है कि यहाँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि उन्हें भले ही बैंडिट्स कहा जाता हो, पर वो एक्चुअली सेंट गॉर्डन नोबल्स के सबऑर्डिनेट्स ही हैं। ये सुनते ही साल उनसे कहता है कि वो बैंडिट्स को उस पर छोड़ दें और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रुप से अपने रास्ते अलग कर लेता है। ड्यूक पूछता है, एंड्रिया का क्या? जिस पर साल उसे कहता है कि वो उसे इंपीरियल एकेडमी के स्कूल ऑफ मैजिक में भेज दे। सीन शिफ्ट होता है और हम साल को जंगल के अंदर एक बैंडिट हाइडआउट के बाहर खड़ा देखते हैं। अपनी प्रीवियस लाइफ से मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एंजेला अभी करीब 7 साल की होनी चाहिए और उसे सीक्रेटली इसी बैंडिट हाइडआउट में इम्प्रिजन करके रखा गया है। उसका फादर क्रिस उसे डेस्परेटली ढूंढ रहा है और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इसलिए साल मन में सोचता है अगर वो एंजेला को सेव कर लेता है तो वो सक्सेसफुली क्रिस का डिसाइपल बन पाएगा। यही सोचकर साल अपने ड्रैगन आर्मर को समन करता है और सीधा बैंडिट्स की तरफ रश कर देता है। अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस स्किल्स का यूज करके वो एक एक करके सारे बैंडिट्स को धूल चटा देता है, जब तक कि उसका सामना बैंडिट्स के बॉस से नहीं हो जाता। साल अपना ब्लड शैडो स्लैश यूज करता है। ब्लड मैजिक स्वॉर्ड को पहचानते ही बैंडिट को रियलाइज हो जाता है कि साल कूपर फैमिली से है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो कौन है, लेकिन साल उसे डिफीट कर देता है और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है। तभी ग्रिफिन उस जगह को ढूंढकर वहां आ जाती है जिसके बारे में साल ने उसे बताया था और साल उसे फॉलो करने लगता है। जैसे ही साल हाइडआउट में एंटर करता है, एंजेला उससे पूछती है कि क्या वो एक गुड पर्सन है जो उसे बचाने आया है। साल उसे साफ साफ बताता है कि वो उसे उसके फादर के पास ले जाने आया है और उनसे स्वॉर्ड टेक्निक सिखाने के लिए कहने आया है। वो एंजेला से झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने एक बार बताया था कि वो पता लगा सकती है कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं और उनके ट्रू इंटेंशन को सेंस कर सकती है। एंजेला जान जाती है कि साल झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए वो उसके साथ चलने को रेडी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, साल को रियलाइज होता है कि ये इतना ईजी नहीं होने वाला है। साल एंजेला को बताता है कि बाहर जो बिग गाय है वो बहुत पावरफुल है और वो उसके अटैक्स को सिर्फ एक बार ही ब्लॉक कर सकता है। इसलिए जब वो उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए बाहर रश करेगा तो उसे जितनी तेजी से हो सके वहां से भागना होगा। एक 4 मीटर टॉल स्केलेटन कोलोसस की पावर एक स्वॉर्ड सेंट के कंपेरेबल होती है और जिसका सामना साल करने वाला है वो ऑलमोस्ट 5 मीटर टॉल है। साल जानता है कि इस बार वो अपनी लाइफ रिस्क पर लगा रहा है। वो अपना ड्रैगन आर्मर पहनता है और एंजेला को रेडी रहने के लिए कहता है। वो कोलोसस की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है, वो एंजेला को भागने के लिए चिल्लाता है। साल के ड्रैगन आर्मर में अभी भी एक और मूव बाकी है और ये उसे टेस्ट आउट करने का परफेक्ट टाइम था, इसलिए वो आर्मर को रिलीज कर देता है। ड्रैगन आर्मर रिलीज ड्रैगन आर्मर स्टेट को फोर्सिबली डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे आर्मर के अंदर बची हुई सारी मैजिक इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो जाती है। ये एक लाइफ सेविंग स्किल के तौर पर एक टेरिफाइंग शॉकवेव क्रिएट करता है। एक छोटा मोटा स्केलेटन कोलोसस साल को उसके रिवेंज के पाथ पर नहीं रोक सकता। अभी उसे बस एंजेला को यहां से बाहर निकालना है। जैसे ही कोलोसस एंजेला पर अटैक करता है, ग्रिफिन उड़कर उसे बचा लेती है। जैसे ही साल जाने की तैयारी करता है, उसे एक सील टाइप मैजिक एरे ब्लॉक कर लेता है। एस्केप करने के लिए उसे एरे के कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन कोलोसस के पीछे पड़े होने की वजह से उसके पास एरे को स्क्रूटिनाइज करके उसका कोर ढूंढने का टाइम भी नहीं है। तभी एंजेला उससे पूछती है कि क्या वो एरे कोर जिसकी वो बात कर रहा है किसी इंपॉर्टेंट एरिया में लोकेटेड है जहां दूसरों को एक्सेस अलाउड नहीं है। साल उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ है। एंजेला उसे बताती है कि जब वो लोग उसे कभी कभी बाहर निकालते थे तो 3 ऐसी जगह थीं जहां उसे पास जाने की परमिशन नहीं थी, और वो सबसे पास वाली जगह की तरफ इशारा करती है। कोलोसस स्केलेटन स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन वो स्लो है और दूर से सिर्फ स्केलेटन कैनन ही यूज कर सकता है। हाउएवर, साल ने ड्रैगन आर्मर नहीं पहना है, इसलिए अगर उसे एक खरोंच भी आई तो वो सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, वो देखता है कि रूम को स्ट्रेंथेन किया गया है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तभी एंजेला उसे बताती है कि ऐसा लगता है जैसे वो बो उसे बुला रहा है। एंजेला स्लाइस ब्लेसिंग बो को उठा लेती है और सजेस्ट करती है कि बिग मॉन्स्टर लगभग यहां पहुंच ही गया है, इसलिए उन्हें निकलकर अगली जगह पर जाना चाहिए। जैसे ही वो दूसरे रूम में एंटर करते हैं, उन्हें वहां एरे कोर मिल जाता है। हाउएवर, प्रॉब्लम यह है कि जिस मेज ने इस एरे को सेटअप किया था, उसने स्केलेटन कोलोसस के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर कर दिया है। साल एंजेला को बताता है कि जो मूव वो अब यूज करने वाला है उससे शायद वो अपना माइंड लूज कर दे,
इसलिए उसे खुद को प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। साल अपने पास बचा एकमात्र मूव यूज करता है, स्वॉर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस की फोर्थ स्किल, ब्लड बाथ स्टॉर्म। मीनवाइल इंपीरियल एकेडमी में एक मैसेंजर क्रिस को न्यूज देता है कि सेकंड प्रिंस का डेथब्रिंगर सिटी से निकल चुका है और पूछता है कि क्या उन्हें उसे फॉलो करने के लिए लोग भेजने चाहिए। ये न्यूज सुनकर क्रिस उससे कहता है कि वो उसकी वाइन का अच्छे से ख्याल रखे जब तक वो खुद जाकर चेक करके आता है। मैसेंजर अपने लॉर्ड को फाइनली फ्री देखकर खुश हो जाता है। उधर बैंडिट लेयर में साल एक बार फिर डीमन के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और अब एंजेला पर अटैक करने के लिए ब्लडथर्स्टी हो जाता है। एंजेला को साल की बात याद आती है कि उसे किसी भी तरह सर्वाइव करना है और वो अपने बो से उस पर अटैक करती है लेकिन फेल हो जाती है। साल को कंट्रोल कर रहा डीमन आगे बढ़ता है। एंजेला अब एक कदम भी मूव करने में अनेबल है। वो उसका प्योर ब्लड पीने की होप में उसे ऊपर उठाता है। एंजेला साल से कहती है कि वो सैड ना हो क्योंकि उसने अपना बेस्ट किया। ये सुनकर साल अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और वो जानता है कि डीमन अब बहुत आगे बढ़ रहा है। ब्लड डीमन सरप्राइज्ड है कि साल खुद से कैसे फ्री हो गया। वो साल से रेसिस्ट करना बंद करने को कहता है क्योंकि वो उसे रोक नहीं सकता। उसका माइंड ब्लड डीमन के कंट्रोल से कभी फ्री नहीं होगा। साल डीमन से कहता है कि उसका इन्फ्लुएंस टेरिफाइंग है लेकिन उसे सिर्फ एक मूव की जरूरत है। साल ब्लड फीस्ट का यूज करता है और ब्लड डीमन डेस्परेटली उसे बताता है कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है और फ्यूचर में कभी भी स्वॉर्ड्समैन नहीं बन पाएगा। हाउएवर साल को इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि क्रिस उसे इन प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने में हेल्प करेगा और जल्द ही ब्लड डीमन से भी निपट लिया जाएगा। डीमन उसे दूसरे लोगों में होप रखने के अगेंस्ट वॉर्न करता है और कहता है कि वो इसे रिग्रेट करेगा। मीनवाइल सैंड्रू का डेथब्रिंगर प्रिंस के लिए ट्रबल लाने पर साल को किल करने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो साल पर अटैक करने के लिए अपना डैगर उठाता है, एंजेला अपनी बॉडी से उसे शील्ड करती है और कहती है कि बिग ब्रदर को हर्ट मत करो। डेथब्रिंगर अपना हाथ टुकड़ों में कटा देखकर सरप्राइज्ड रह जाता है। ये एंजेला का फादर था जो उसे बचाने आया था। जैसे ही वो एंजेला के साथ जाने वाला होता है, वो उससे कहती है कि वो साल को पीछे न छोड़े। तो क्रिस साल को उसकी बॉडी हील करने में हेल्प करने का ऑफर देता है लेकिन साल क्रिस को बताता है कि वो सिर्फ इतना ही नहीं चाहता। उसने अपनी लाइफ रिस्क पर लगाकर एंजेला को बचाया ताकि वो उसकी लेक्सी को इनहेरिट कर सके। क्रिस साल से कहता है कि अभी तो वो एंजेला को सेव कर रहा है। साल जवाब देता है कि भले ही उसकी मिस्टेक से कुछ छोटे इश्यूज हुए लेकिन इसने क्रिस को सेकंड प्रिंस के कंट्रोल से भी फ्री कर दिया। 7 दिन बाद इंपीरियल एकेडमी में क्रिस साल को बताता है कि शायद उसकी बॉडी अभी तक प्रॉपरली हील नहीं हुई है लेकिन उसने एम्पायर में पहले ही अनाउंस कर दिया है कि साल फ्यूचर में उसका टाइटल इनहेरिट करेगा। साल पूछता है कि क्या अब वो इंपीरियल एकेडमी का पब्लिक एनिमी बन गया है, तो क्रिस उससे कहता है कि वो किसी भी टाइम उसका डिसाइपल न बनने का ऑप्शन चूज कर सकता है। जैसे ही वो हॉल से गुजरते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपस में साल के बारे में फैले रूमर्स पर बात करते हैं कि उसी ने अपने भाई या शायद अपनी पूरी फैमिली को मार डाला है। साल क्रिस से कहता है कि उसकी इनहेरिटेंस ही एकमात्र चीज नहीं है जो वो चाहता है। हॉस्टाइल स्टूडेंट्स का एक छोटा सा ग्रुप उसे कभी नहीं रोक सकता। मीनवाइल विलियम, एक कॉमनर स्टूडेंट और गोल्ड स्वॉर्ड मास्टर, उन्हें इंटरप्ट करता है और कहता है कि साल एक विलेन है जिसने अपने सगे भाई को हार्म किया है और एक शेमलेस स्काउंड्रेल है जिसने अपनी स्कीम से स्वॉर्ड सेंट क्रिस को डिसीव किया है। वो साल को उसकी सारी ऑनर छीनने के लिए एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। साल मन में सोचता है कि इतनी ओवरवेलमिंग हॉस्टिलिटी मर्डर्स इंटेंट को मुश्किल से ही छुपा सकती है। ये उन बैंडिट्स के पीछे सेकंड प्रिंस सैंड्रू का ही काम हो सकता है। साल सोचता है कि ये विलियम के सेंस ऑफ जस्टिस को यूज करके उससे डील करने का उसका प्लान है जबकि वो सीवियरली इंजर्ड है। विलियम साल से कहता है कि अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकता तो उसे स्वॉर्ड एंड क्रिस को छोड़कर अपना नोबल टाइटल भी अबैंडन कर देना चाहिए। साल अपनी स्वॉर्ड निकालता है और मन में सोचता है कि जब वो अपनी प्रीवियस लाइफ में पहली बार विलियम से मिला था तब भी उसने उसे एक डुएल के लिए चैलेंज किया था क्योंकि उसे दूसरों ने यूज किया था। साल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिबॉर्न होने के बाद ये फिर से होगा, लेकिन पुरानी यादों के लिए उसने इसे करने का डिसाइड किया। साल चैलेंज एक्सेप्ट करता है और विलियम से कहता है कि अगर वो हार गया तो उसे उसकी इटर्नल लॉयल्टी चाहिए होगी। जैसे ही विलियम और साल एक डुएल में एक दूसरे का सामना करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स साल के लिए अपना डिसडेन शो करते हैं और विलियम से उसे सबक सिखाने के लिए कहते हैं कि इंपीरियल एकेडमी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी स्ट्रे डॉग्स या कैट्स एंटर कर सके। विलियम इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप चार्जिंग हैवी क्लीव के साथ साल पर हमला करता है। साल अपनी ब्लड डीमन स्वॉर्ड यूज करता है और एफर्टलेसली अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो विलियम से हार मानने को कहता है क्योंकि वो उसका कोई मैच नहीं है। हाउएवर विलियम अब अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप एनरेज्ड स्किल यूज करता है और साल ने अभी अभी ब्लड लाइट स्टीलिंग शैडो यूज किया है, इसलिए उसे इसे दोबारा यूज करने से पहले कम से कम 10 सेकंड चाहिए। विलियम अपने अल्टीमेट कॉम्बो से अटैक करता है जिसे उसने इंपीरियल एकेडमी में रहते हुए मास्टर किया, लेकिन साल फिर से डॉस कर जाता है। विलियम जानता है कि ब्लड मैजिक दूसरे फॉर्म्स ऑफ मैजिक से डिफरेंट है। अपनी करंट कंडीशन में साल मुश्किल से ब्लड डीमन स्वॉर्ड्समैनशिप की सेकंड टेक्निक मैनेज कर सकता है जो एक सिल्वर स्वॉर्ड गार्डियन के लेवल की है।
अगर साल अपनी थर्ड टेक्निक यूज करता है तो वो न सिर्फ ब्लड डीमन फैंटाज्म को ट्रिगर कर सकता है, बल्कि उसकी नई नई रिकवर हुई बॉडी को फिर से कोलैप्स भी कर सकता है। लेकिन विलियम की लॉयल्टी कुछ ऐसी है जिसे पाने के लिए साल अपनी लाइफ रिस्क पर लगाने को भी तैयार है। साल अपनी 1000 ब्लड शैडो ब्लेड्स स्किल यूज करता है और विलियम पर अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है, लेकिन उसे बख्श देता है। विलियम ये मूव्स देखकर सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि स्वॉर्ड्समैनशिप ऐसी चीज भी कर सकती है। साल विलियम से कहता है कि उसके एक्सप्रेशन को एक बार फिर से देखकर उसे सच में नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। हाउएवर, जैसे ही साल एक बार फिर डीमनाइज्ड हो जाता है, विलियम नोटिस करता है कि उसकी ब्लड लस्ट में कुछ गड़बड़ है। क्रिस पहचान जाता है कि उसने ब्लड मैजिक यूज किया है। ये देखकर स्टूडेंट सोचते हैं कि साल जरूर एक ईविल विलेन है जो बिना सोचे समझे मारता है और मरने के लायक है। जैसे ही विलियम उन्हें रोकता है, वो उसे पीछे हटने को कहते हैं। अब वो और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विलियम रिफ्यूज कर देता है और उन्हें बताता है कि साल ने उसकी इटर्नल लॉयल्टी अर्न कर ली है और भले ही वो एक ईविल पर्सन हो, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और उससे पहले मरेगा। क्रिस साल में खुद को देखता है जब वो यंगर था। वो स्टूडेंट्स से कहता है कि किसी की मुसीबत का फायदा उठाना इंपीरियल एकेडमी के स्टूडेंट्स का स्टाइल नहीं है। एक बार साल रिकवर हो जाए तो उनके पास उससे कम्पीट करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। जैसे ही क्रिस साल के साथ निकलता है, शवत फैमिली का सेकंड सन मोरान शवत सेकंड प्रिंस से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। सेकंड प्रिंस उसे बताता है कि उसे याद है कि साल ने एकेडमी में एक नोबल रिकमेंडेशन के थ्रू एंटर किया था और उसे अपने साथ ट्रायल मिशन हॉल में आने के लिए कहता है। मीनवाइल, एंड्रिया प्रोफेसर कैस्टन को बताती है कि वो साल की हेल्प करना चाहती है और सिर्फ वही उसे अफेक्ट कर रहे ब्लड डीमन फैंटाज्म से डील कर सकती है। प्रोफेसर कैस्टन उसे बताता है कि उसके लिए उससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करता है वो ईविल ब्लड मैजिक है। एंड्रिया पॉइंट आउट करती है कि उसने कहा था कि मैजिक फैक्शन और एथिक्स ऑफ मैजिक अनरिलेटेड हैं। हाउएवर, वो उसे बताता है कि उनमें से मेजॉरिटी अनरिलेटेड है, लेकिन ब्लड मैजिक दूसरे मैजिक से डिफरेंट है। दूसरी तरफ क्रिस साल को बताता है कि अगर वो ब्लड मैजिक के थ्रू ब्लड डीमन स्वॉर्ड्समैनशिप को परफेक्टली मास्टर करना चाहता है तो उसके पास एब्सोल्युटली परफेक्ट मेंटल पावर, विल पावर और फिजिक होनी चाहिए। वो आगे बताता है कि पिछले 7 दिनों में उसने साल को रिकवर करने में हेल्प करने के लिए बहुत पेन सहा है। उसने उसे सिखाया कि ब्लड डीमन स्वॉर्ड्समैनशिप यूज करने और अपनी बॉडी को कंट्रोल और एनहांस करने में फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्लेस करने के लिए ब्लड मैजिक की ब्लड लाइन मैजिक पावर को कैसे यूज करें। क्रिस साल से कहता है कि अगर वो खुद को इतना बुरी तरह क्रिपल करना चाहता है तो कूपर फैमिली के साथ उसकी वेंडेटा कौन सेटल करेगा, और क्या वो उसे ऐसे ही रीपे करने वाला है अपनी उस बॉडी को यूज करके जो अभी तक फुल्ली रिकवर भी नहीं हुई है। साल उसे बताता है कि वो इतना नाइव नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए सब कुछ रिस्क पर लगाना वर्थ होता है। क्रिस पूछता है क्या होता अगर वो मर जाता या दूसरों को हार्म कर देता, लेकिन साल उसे बताता है कि वो बिलीव करता है कि उसका मास्टर अपने डिसाइपल एयर को मैड होकर मैसेकर करते हुए टॉलरेट नहीं करेगा। मीनवाइल, कॉम्बैट एकेडमी ब्रांच का हेड जॉर्ज ब्रैंडन उनके दरवाजे पर खड़ा होता है और उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए खांसता है। क्रिस उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ उसका वेलकम नहीं है। जॉर्ज साल को बताता है कि वो एक नोबल रिकमेंडेशन स्टूडेंट है। स्कूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसे कॉम्बैट एकेडमी में रहने की अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए एक वीक के अंदर ट्रायल मिशन कंप्लीट करना होगा। जाते जाते जॉर्ज क्रिस से कहता है कि वो अपनी छोटी छोटी स्कीम्स को स्कूल के नॉर्मल टीचिंग ऑर्डर को अफेक्ट न करने दे। हेडमास्टर शायद उसके साथ लीनियंट हो, लेकिन वो नहीं होगा। साल क्रिस से पूछता है कि क्या उसकी उसके साथ कोई दुश्मनी है। क्रिस उसे बताता है कि वो बस एक ब्लेड है जिसे कोई भी यूज कर सकता है, और जॉर्ज को एक ओल्ड स्टबर्न फूल कहता है जो लकी था कि उसके हाथों नहीं मरा। वो साल से कहता है कि जब तक वो रूल्स ब्रेक नहीं करता उसे जॉर्ज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। क्रिस साल को जाकर प्रिपरेशंस करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर मिशन उस ओल्ड स्टबर्न मैन ने पर्सनली अरेंज किया है तो वो इजी नहीं होगा। उस रात वाइल्डरनेस सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर सेकंड प्रिंस और मोरान शवत खड़े थे। सेकंड प्रिंस उसे बताता है कि जॉर्ज ब्रैंडन ने साल को जो ट्रायल मिशन असाइन किया है वो इसी सीक्रेट रेल्म में है। वो उससे कहता है कि वो टाइम से पहले अंदर जाकर पोशन को वाटर सोर्स में डाल दे, और वो कितना क्रेजी होगा ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि क्रिस कब होल्ड बैक करना बंद करके उसे मारने के लिए मूव करता है। अगले दिन साल विलियम को बताता है कि वो मिशन एक्सेप्ट करने के बाद उसे ही ढूंढने वाला था। विलियम उसे बताता है कि मिशन जीतना इजी नहीं होगा, लेकिन साल कहता है कि वो ये पहले से जानता था, क्योंकि जॉर्ज उसके मास्टर को डिसलाइक करता है, इसलिए वो इंटेंशनली उसके लिए चीजें डिफिकल्ट बनाएगा। हाउएवर, विलियम उसे बताता है कि करंट सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर कोई ग्रैंड हॉल में इकट्ठा है और साल का मजाक बनते देखने का वेट कर रहा है। जैसे ही वो डेस्क पर पहुंचते हैं, फेलिक्स उनसे उनका नाम और स्कूल पूछता है। साल उसे बताता है कि वो यहाँ ट्रायल मिशन एक्सेप्ट करने आया है। फेलिक्स उन्हें बताता है कि सीक्रेट रेल में एक म्यूटेशन की वजह से स्टूडेंट साल के ट्रायल मिशन की डिफिकल्टी को हाईली डेंजरस लेवल तक बढ़ा दिया गया है। अब इसके लिए कम से कम 4 लोगों की टीम की रिक्वायरमेंट है। विलियम उससे एक सोलो
नॉर्मल डिफिकल्टी मिशन में चेंज करने को कहता है। लेकिन फेलिक्स उसे बताता है कि सूटेबल सोलो मिशंस अगले वीक ही अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन एकेडमी के रेगुलेशंस के हिसाब से साल को एकेडमी ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए 3 दिनों के अंदर ट्रायल मिशन कंप्लीट करना ही होगा। फेलिक्स शरारत से साल से पूछता है कि क्या वो इनफ लोगों को इकट्ठा करने का कोई तरीका ढूंढेगा या फिर सेफली एकेडमी छोड़कर चला जाएगा। एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट करता है कि फेलिक्स उससे बात ही क्यों कर रहा है। अगर वो उसकी जगह होता तो वो साल को कोई भी मिशन एक्सेप्ट करने से रोकने के लिए 3 दिनों के लिए बंद कर देता। साल फेलिक्स से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो कोई टीममेट्स नहीं ढूंढ सकता, और फेलिक्स रिप्लाई करता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई और नहीं चाहता कि वो एकेडमी में एनरोल करे और विलियम की तरह एक लैकी बन जाए। साल अपनी ब्लड स्वॉर्ड निकालता है और फेलिक्स से कहता है कि अगर वो इनफ टीममेट्स ढूंढ लेता है तो वो चाहता है कि फेलिक्स नील डाउन करे और एडमिट करे कि आंखें होने के बावजूद वो ब्लाइंड है, और विलियम को शेम करने के लिए उससे अपोलोजाइज करे। फेलिक्स साल से कहता है कि जब तक वो उसे किल नहीं कर देता उसे नील डाउन करवाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। साल उसे बताता है कि वो उसे किल नहीं करेगा, लेकिन वो सब कुछ मास्टर क्रिस को रिपोर्ट कर देगा, जो अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेंगे। जैसे ही फेलिक्स साल से आज रात तक इनफ टीममेट्स इकट्ठा करने के बाद बोलने को कहता है, ग्लोरिया, एंड्रिया और विलियम साल की पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। साल फेलिक्स को स्क्विंटी आइज वाला सीनियर कहता है और उसे मिशन के लिए रजिस्टर करने और फिर नील डाउन करके अपोलोजाइज करने के लिए कहता है। साल को फेलिक्स से नील डाउन करवाते देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि जैसा एक्सपेक्टेड था, एक विलेन तो विलेन ही होता है। सीनियर फेलिक्स तो सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा था और अब वो दूसरों को बुली करने के लिए मास्टर क्रिस के नाम का सहारा ले रहा है। जैसे ही वो निकलते हैं, विलियम साल से कहता है कि उसे उसके लिए एक्सट्रीम्स पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन साल उसे बताता है कि जब तक वो कुछ गलत नहीं कर रहे, उन्हें ट्रैश को अपने ऊपर खड़े होकर जो चाहे वो करने नहीं देना चाहिए। मीनवाइल फेलिक्स ह्यूमिलिएट होने के बाद फ्यूरियस है और जॉर्ज से कहता है कि वो जाकर पर्सनली साल को किल करना चाहता है, लेकिन जॉर्ज उसे बताता है कि उसे रूल्स फॉलो करने होंगे। उसे आज जो शेम फील हुई है उसे याद रखकर उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। इस तरह वो रूल्स फॉलो करते हुए ग्रिम रीपर की तरह साल की लाइफ छीन सकता है। जैसे ही वो मेलिसा के डेंस फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, विलियम उन्हें बताता है कि एंशिएंट एनिग्मेटिक सॉर्सरर मेलिसा की इनहेरिटेंस यहीं छिपी हुई है, लेकिन एकेडमी के पास ये सीक्रेट रेल्म हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से है और कोई भी उस र्यूमर्ड इनहेरिटेंस को ढूंढने में मैनेज नहीं कर पाया है। वो आगे बताता है कि डेंस फॉरेस्ट में सिर्फ ये माउंटेन फॉरेस्ट ही है और एग्जिट माउंटेन टॉप पर लेक के पास है। माउंटेन का बेस इस सीक्रेट रेल्म का सबसे डेंजरस पार्ट है, जहां टाइटल स्वॉर्ड सेंट्स के इक्विवेलेंट नाइटमेयर लेवल मैजिकल बीस्ट घूमते हैं। जैसे ही साल कुछ आते हुए नोटिस करता है, वो सबको बैटल के लिए प्रिपेयर होने को कहता है। विलियम उन्हें बताता है कि ये मेलिसा का इंसेक्ट स्वॉर्म है। इससे पीछा छुड़ाना न सिर्फ हार्ड है, बल्कि इससे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता। उन्हें बस उनके एक्टिव पाथ से हटना होगा। पर हाउएवर, जिन एडवेंचरर्स का पीछा किया जा रहा था वो कहते हैं कि ये यूजलेस है। वो 20 मिनट से भाग रहे हैं और 5 बार डायरेक्शंस चेंज कर चुके हैं और इंसेक्ट्स अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। एंड्रिया एक शील्ड कास्ट करने के लिए अपना मैजिक स्पेल यूज करती है। साल उनसे कहता है कि वो 20 मिनट से भाग रहे हैं और उनमें एक स्वॉर्ड निकालने की भी करेज नहीं है। क्या वो जीनियस कहलाने के लायक भी हैं? साल अपनी ब्लड सर्पेंट स्किल यूज करता है और सारे इंसेक्ट्स को किल कर देता है, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था, इन वर्थलेस क्रीचर्स ने ब्लड माना को बूस्ट तक नहीं किया। जैसे ही एडवेंचरर्स बचाए जाने के बाद एक चैन की सांस लेते हैं, साल उनसे पूछता है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें एक एनिमी ने बचाया? उनमें से एक जवाब देती है और कहती है कि कोई भी नोबल साल जैसे बास्टर्ड को, जो एक टाइटल या लैंड भी इनहेरिट नहीं कर सकता, अपना एनिमी नहीं समझेगा। वो अम्यूजमेंट के एक सोर्स के अलावा कुछ नहीं है। वो साल से कहती है कि अगर उसमें कोई सेंस है तो उसे बाहर एस्कॉर्ट करना चाहिए और शायद वो उसके लिए एक रिटेनर पोजीशन छोड़ दे। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं, वो कुछ मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आते हुए नोटिस करते हैं। विलियम एक्सप्लेन करता है कि ये जरूर इंसेक्ट स्वॉर्म से अट्रैक्ट हुए मॉन्स्टर्स हैं। वो मॉन्स्टर्स में कुछ गड़बड़ नोटिस करता है और सबको केयरफुल रहने के लिए कहता है। हाउएवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साल सोचता है। उसे बस उन्हें एक एक करके किल करना है। कूपर फैमिली की ब्लड डीमन स्वॉर्ड्समैनशिप एक टाइप की स्वॉर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस है जिसका कोर ब्लड मैजिक है कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ की जगह मैजिक यूज करती है। ब्लड डीमन स्वॉर्ड्समैनशिप की टेक्निक्स बिजार और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, जिससे उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। एक ब्लड मैजिक के विल्डर को अपनी मैजिक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जैसे एक वॉरियर अपनी बॉडी को स्ट्रेंथेन करता है, उन्हें सिर्फ किल करने की जरूरत होती है। ब्लड को कंट्रोल करो, ब्लड को यूज करो, यही ब्लड मैजिक का कोर है। जहां एक ब्लड मेज अपनी फ्रेजाइल बॉडी की वजह से रैपिडली एडवांस नहीं कर सकता, वहीं एक स्वॉर्ड्समैन में ऐसी कोई वीकनेस नहीं होती। ब्लड में चाहे कितना भी मैजिक हो, ब्लड डीमन स्वॉर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस की सीक्रेट टेक्निक्स के अंडर ये एक ब्लड स्वॉर्ड्समैन को और भी स्ट्रॉन्गर ही बनाएगा। एकमात्र प्रॉब्लम यह है कि इस ब्लड में मौजूद मरे हुए लोगों की जिंदा लोगों के लिए मैलिस, बॉडी के अंदर एक इटर्नल ब्लड
डीमन फैंटाज्म में कंडेंस हो जाएगी। ये एक इटर्नल कर्स है जिसे सिर्फ इंडोमिटेबल विल वाले ही सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ही एंड्रिया साल को उसके मारे हुए मॉन्स्टर्स का ब्लड एब्जॉर्ब करते हुए देखती है, वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। साल उसे वरी न करने को कहता है। मास्टर क्रिस के उसकी पावर को रेगुलेट करने के साथ वो इन छोटे मोटे हाई लेवल मैजिकल क्रीचर्स के अगेंस्ट ठीक रहेगा। जैसे ही साल ब्लड मैजिक यूज करता है और उसमें कंज्यूम हो जाता है, एंड्रिया दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल ऑफ स्टार्स कास्ट करती है। ग्लोरिया पूछती है कि क्या ये ड्रैगन लेयर वाले टाइम जैसा है। एंड्रिया उसे बताती है कि ये डिफरेंट फील हो रहा है, और इससे पहले कि वो एक्सप्लेन करती कि कैसे डिफरेंट है, स्टारलाइट उसे इंटरप्ट कर देती है। वो कहती है कि इसमें कॉन्फ्लिक्टेड होने जैसा कुछ नहीं है। जो लोग ब्लड मैजिक प्रैक्टिस करते हैं वो सभी इवेंचुअली मैडनेस में चले जाएंगे। ये तो बस कॉमन नॉलेज है। ऊपर फैमिली के फर्स्ट और सेकंड हेड्स ब्लड मैजिक की वजह से मैड हो गए थे। कहा जाता है कि करंट हेड फैमिली की ब्लड लाइन पर ब्लड मैजिक के इन्फ्लुएंस को आइसोलेट करने के लिए साइलेंट स्वॉर्ड सेंट बन गया था। एंड्रिया नोबल गर्ल से उसके लिए स्टारलिंग टेक्निक कंबाइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो एंड्रिया को बताती है कि साल पर इस तरह का स्पिरिचुअल रेजोनेंस यूज करना यूजलेस है। वो सिर्फ डेथ को इन्वाइट कर रही है। जैसे ही एंड्रिया साल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करती है, वो डीमन फैंटाज्म को देखती है, जिसे पिटी फील हो रही है कि कोई साल के लिए अपनी लाइफ रिस्क पर लगाने को विलिंग है। वो पूछती है कि उसने साल के साथ क्या किया। डीमन जवाब देता है कि ये वो नहीं था, ये साल था जिसने कुछ ऐसा खा लिया जो उसे नहीं खाना चाहिए था। उसे क्रिएट करने वाले फर्स्ट कूपर को इसी चीज ने मारा था। डीमन एंड्रिया से पूछता है कि क्या वो अभी भी उसे बचाना चाहती है। वो उसे अपने हार्ट में एक ब्लड डीमन सीड प्लांट करने देने के लिए कहता है, और वो उसे बताएगा कि कैसे। एंड्रिया डीमन से एग्री कर जाती है, जो उस पर हंसता है कि वो अपनी भलाई के लिए कुछ ज्यादा ही काइंड है। एंड्रिया को इतनी यंग एज में 7 रिंग स्टारलाइट स्पेल यूज करते देखकर नोबल एडवेंचरर सोचती है कि उसने जरूर अपना सारा टाइम ट्रेनिंग पर स्पेंड किया होगा, और एंड्रिया को एक पेजेंट कहती है जिसे लाइफ एंजॉय करना नहीं आता। ग्लोरिया उससे कहती है कि या तो वो आकर उनकी हेल्प करे या अपना मुंह बंद करके पीछे छिप जाए। डीमन साल को एक यंग गर्ल से बचाए जाने पर ट्रैश कहता है। साल डीमन से गेट लॉस्ट कहता है, लेकिन डीमन उसे बताता है कि अगर उसने एंड्रिया से साल को बचाने का प्रॉमिस नहीं किया होता तो वो इस डिस्गस्टिंग जगह पर शो अप करने की जहमत भी नहीं उठाता। डीमन साल को इसे याद रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो ये सिर्फ एक बार सिखाएगा, और उसे ब्लड के बीच डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने और ये डिटरमाइन करने के लिए कहता है कि एग्जैक्टली किस चीज ने उसे कंट्रोल लूज करवाया। जैसे ही साल उसे बाहर निकालता है, डीमन साल को बताता है कि अगर उसने इस तरह की चीज को दोबारा अपने ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने दिया तो वो उस लड़की को मार देगा जिसकी वो केयर करता है। डीमन उसे बताता है कि वो बहुत जल्द फिर मिलेंगे, और साल उसे कहता है कि अगली बार जब वो उसे देखेगा तो वो रिग्रेट करेगा। साल अपनी ब्लड सर्पेंट वायलेंट फीस्ट यूज करके एक ही बार में सारे मॉन्स्टर्स को किल कर देता है और उनका ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। मीनवाइल स्काई में एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है, और ग्लोरिया पॉइंट आउट करती है कि एक हाफ सेंट लेवल पावर हाउस ने सीक्रेट रेल में एंटर किया है, जिसका मतलब है कि स्कूल ने सिचुएशन को रियलाइज कर लिया होगा और उन्हें लेने के लिए एक टीचर भेजा होगा। साल पूछता है कि एक हाफ सेंट लेवल पावर हाउस को क्यों डिप्लॉय किया गया और क्या ट्रायल मिशन में कुछ चेंज हुआ है। रिगार्डलेस वो कहता है कि वो मिशन कंप्लीट करेगा। जैसे ही बीस्ट्स हाफ सेंट लेवल पावर हाउस की तरफ रश करते हैं, वो उन्हें ईद से स्ले कर देता है। ये हाफ सेंट लेवल पावर हाउस ओलिवर है, इंपीरियल एकेडमी में एक एडवांस्ड स्वॉर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर, और वो यहाँ साल की बॉडी को एकेडमी ले जाने के लिए है ताकि वो सैंड्रू के गुड फेवर में आ सके। मैजिक एकेडमी द्वारा स्पेशली ब्लड मैजिक यूजर्स को लोकेट करने के लिए डिजाइन किए गए आइटम के साथ ओलिवर आसानी से साल को ढूंढकर उसे किल कर सकता है। साल विलियम से पूछता है कि क्या उसे पता है कि हाफ सेंट का लेवल क्यों एग्जिस्ट करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपना फेस सेव करना चाहते थे और खुद को वो टाइटल दे दिया। ओलिवर उन्हें उन स्टूडेंट्स के साथ देखता है जिन्हें उन्होंने बचाया था, और रियलाइज करता है कि इन स्टूडेंट्स के विटनेस होने के साथ साल से डायरेक्टली डील करना ईजी नहीं होगा। प्रोफेसर ओलिवर को देखकर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो उन्हें बचाने के लिए वहां है। ओलिवर मन में सोचता है कि कोई और रास्ता नहीं है। वो एक गुड टीचर है जिसे हर कोई एडोर करता है। अगर वो उस डिसाइपल को एलिमिनेट कर देता है जिसने सीक्रेट रेल्म में एनोमली कॉज की और उसका ट्रू नेचर रिवील कर देता है, तो स्टूडेंट्स उसे थैंक करेंगे। साल को ओलिवर से एक मर्डर्स ऑरा फील होती है, लेकिन इससे पहले कि वो रिस्पॉन्ड कर पाता, ओलिवर उस पर अटैक कर देता है। ओलिवर कहता है कि साल को एक स्वॉर्ड सेंट के लेवल के स्लैश से मारे जाने पर सेटिस्फाइड होना चाहिए। साल अब जान जाता है कि सो कॉल्ड हाफ सेंट्स गोल्ड स्वॉर्ड मास्टर्स हैं जो स्वॉर्ड सेंट लेवल के अटैक्स अनलीश करने में कैपेबल हैं। ओलिवर को रियलाइज होता है कि साल एक्चुअली मरा नहीं और उसे दोबारा किल करने के लिए प्रिपेयर होता है। ब्लड डीमन फैंटाज्म ने पहले साल को ब्लड मैजिक यूज करके अपने ब्लड स्ट्रीम में पॉइजन डिटेक्ट करना सिखाया था, लेकिन साल को रियलाइज होता है कि ये पॉइजन नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। ये वो तरीका है जिससे ओलिवर की इंटरनल पावर ऑपरेट करती है। इसे सेंस करके साल उसके मूव्स और एक्शंस को देख सकता है। एक बार वो मैकेनिज्म समझ जाए तो वो फ्यूचर में दूसरे की टेक्निक्स को रेप्लिकेट कर पाएगा। मीनवाइल विलियम पीछे से ओलिवर पर अटैक करता है।
ओलिवर को रियलाइज होता है कि साल को मारना उसके सोचे हुए से ज्यादा हार्ड है, और विलियम के अटैक्स भी यूजुअल से ज्यादा हार्ड हैं डील करने में, इसलिए वो सिर्फ एक मूव यूज कर सकता है। जैसे ही वो अपना एकमात्र मूव यूज करता है, लेक मॉन्स्टर जाग जाता है और ओलिवर ये सोचकर निकल जाता है कि स्टूडेंट्स इस रियल बैटल ट्रेनिंग को अरेंज करने के लिए टीचर के ग्रेटफुल होंगे। ओलिवर के जाने के बाद स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के लिए फाइट करते हुए अपने दम पर रह जाते हैं। उनमें से एक ये सोचकर टूट जाता है कि वो मर नहीं सकता, उसे अभी भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मनी अर्न करना है, उसे सक्सेस अचीव करनी है। जैसे ही मॉन्स्टर उनकी तरफ रश करता है, साल विलियम को अपनी स्ट्रेंथ यूज करके ब्लॉक करने को कहता है और एंड्रिया और ग्लोरिया को स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। साल विलियम से उसे क्रिस्टल देने के लिए कहता है। विलियम साल को बताता है कि वो उसका मिशन है, लेकिन साल कहता है कि अगर वो मॉन्स्टर को किल नहीं करते तो वो मिशन वैसे भी फेल कर देगा। अगर साल एक डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर के अगेंस्ट ब्लड शैडो ब्लेड्स के लेवल की टेक्निक्स यूज करता है, तो ये डेफिनेटली ब्लड डीमन को उसकी बॉडी का कंट्रोल लेने की अपॉर्चुनिटी देगा। इसलिए वो सिल्वर लेवल के नीचे की स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक यूज करने का डिसाइड करता है। वो क्रिस्टल लेता है और विलियम से मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए उसके लिए कुछ टाइम खरीदने के लिए कहता है। जैसे ही विलियम साल को कवर करने के लिए मॉन्स्टर्स से फाइट करता है, वो पूछता है कि उसे ब्लड मैजिक क्रिस्टल को फुल्ली एब्जॉर्ब करने के लिए और कितना टाइम चाहिए। ग्लोरिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करके एक स्वॉर्ड डांस सिम्फनी मूव यूज करती है और क्रैश होकर नीचे आ जाती है। साल फाइनली ब्लड मैजिक क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उठता है और ब्लड फ्लेम सैवेज सरपेंट स्लैश यूज करता है, जिससे वो मॉन्स्टर्स को ईज से डिफीट कर देता है। जैसे ही साल फाइनली मॉन्स्टर्स को डिफीट करता है, एक स्टूडेंट लुई खड़ा होता है, अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कहता है, ब्लड मैजिक प्रैक्टिस करने वाला डेविल, अपनी फैमिली को अबैंडन करने वाला ईविल स्पॉन, अपने भाइयों को हार्म करने वाला बास्टर्ड, और नील डाउन कर देता है। वो साल से अपोलोजाइज करता है और अपनी पास्ट फुलिशनेस और इग्नोरेंस के लिए फॉरगिवनेस मांगता है। अगर साल न होता तो वो पहले ही मर चुका होता। जैसे ही बाकी सब भी साल के सामने नील डाउन करके अपोलोजाइज करते हैं, एक और लड़की एक इंसेक्ट स्वॉर्म की तरफ पॉइंट करती है। साल अपना ब्लड विजन यूज करता है और सोचता है कि इंसेक्ट स्वॉर्म जरूर किसी तरह का सीक्रेट छिपा रहा है। वो एंड्रिया से खुद को प्रोटेक्ट करने और स्टूडेंट्स का ख्याल रखने के लिए कहता है। जैसे ही साल अपना ब्लड लाइट शैडो यूज करके लेक के बॉटम में जाता है, उसे पता चलता है कि मेलिसा स्वॉर्म लाइफ फोर्स हार्वेस्ट करने का बस एक टूल है। रियल गोल मैजिक फॉर्मेशन के अंदर हार्ट को यूज करके मेलिसा नाम की मेज को रिस्ट्रैक्ट करना है। बॉटम में उसे ब्लैक मैजिक मिलता है और वो सोचता है कि एक बास्टर्ड जो अपनी लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए दूसरों की लाइफ फोर्स स्टील करता है, उसका मर जाना ही बेहतर है। जैसे ही वो डार्क मैजिक स्पेल को ब्रेक करता है, स्टूडेंट का मैजिक भी रिकवर हो जाता है और सीक्रेट रेल्म का डोर अपीयर हो जाता है, जिसे साल ने एक्सीडेंटली ढूंढने की उम्मीद नहीं की थी। मीनवाइल ओलिवर खड़ा सोच रहा है कि सीक्रेट रेल्म में जो कुछ भी हुआ वो बाहर नहीं फैलना चाहिए, अदरवाइज हिज रॉयल हाइनेस का एकेडमी को टेक ओवर करने का प्लान इफेक्ट होगा और वो एकेडमी में और ज्यादा पैर नहीं जमा पाएगा। वो मन में सोचता है, जरूर सब कुछ वर्स्ट डायरेक्शन में डेवलप नहीं होने वाला है। सीक्रेट रेल्म का डोर शेड्यूल से पहले खुल जाता है तो कोई सरवाइव कर गया है, तो अब ओलिवर को किसी भी मिस्टेक को प्रिवेंट करने के लिए ऑल आउट जाना होगा। डोर के खुलते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। एक बार वो स्टेबल हो जाए तो वो निकल पाएंगे। वो इस शिट्टी जगह में एक और सेकंड स्पेंड नहीं करना चाहते। हाउएवर एंड्रिया साल की तरफ दौड़ती है ये मेक श्योर करने के लिए कि वो ठीक है, तो साल क्लैरिफाई करता है कि वो भी उनकी तरह ही है। उसका स्टैमिना और माना सब फुल्ली रिकवर हो चुके हैं और उसे लेक के बॉटम में दो चीजें भी मिली हैं, एक क्रिस्टल बॉटल जिसमें मॉन्स्टर्स की बॉडीज के अंदर वाले स्ट्रेंज पॉइजन की सेंट है। एंड्रिया को इस टाइप की क्रिस्टल बॉटल बहुत रेयर लगती है और वो वापस जाकर अपने टीचर से एक नजर देखने के लिए कहने का प्लान करती है, शायद उसे कुछ क्लूज मिल जाएं। विलियम उसका साइज एग्जामिन करता है और रियलाइज करता है कि ये उस 5 हेडेड ड्रैगन द्वारा छोड़ा गया डिजास्टर ग्रेड मैजिक क्रिस्टल होना चाहिए, और ये एक शेम की बात है कि वो पहले वाले मैजिक क्रिस्टल्स यूज अप हो गए और वो इस पॉइजन मिस्ट वाली जगह पर ज्यादा देर नहीं रह सकते। ऊपर फैमिली के बच्चे भी अपने कलेक्ट किए हुए मैजिक क्रिस्टल्स ले आते हैं ताकि साल उन्हें मिशन कंप्लीट करने के लिए यूज कर सके। साल को फाइनली हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ ओलिवर सोचता है कि सीक्रेट रेल्म में जो कुछ भी हुआ वो बाहर नहीं फैलना चाहिए, अदरवाइज हिज रॉयल हाइनेस का एकेडमी को टेक ओवर करने का प्लान इफेक्ट होगा और वो एकेडमी में और ज्यादा पैर नहीं जमा पाएगा। वो वंडर करता है कि क्या सब कुछ हमेशा एक वर्स्ट डायरेक्शन में ही डेवलप होगा, भले ही सीक्रेट रेल्म का डोर शेड्यूल से पहले खुल जाए। इसलिए वो क्यूरियस है कि कौन सर्वाइव किया और किसी भी मिस्टेक को प्रिवेंट करने के लिए ऑल आउट जाने का डिसाइड करता है। वो गुस्से में कोने से बाहर आता है, उनसे क्वेश्चन करता है कि वो सीक्रेट रेल्म में चुपचाप मर क्यों नहीं सकते, और तुरंत साल पर अटैक कर देता है। हाउएवर साल अलर्ट था और उसने उस अटैक से खुद को डिफेंड करने के लिए अपनी ब्लड लाइट स्टीलिंग शैडो स्किल यूज की। ग्लोरिया और एंड्रियास ये विटनेस करके स्टन रह जाते हैं क्योंकि वो ओलिवर से सडनली अटैक करने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे। जब ओलिवर नहीं रुकता तो साल उस पर काउंटर अटैक करता है, रिवील करता है कि उसने उसकी डेथ देख ली है और जो पर्सन सच में मरना चाहिए वो है। लेकिन
सडनली जॉर्ज इंटरप्ट करता है, उन्हें रुकने के लिए कहता है और ओलिवर से क्वेश्चन करता है कि क्या उसे कोई आइडिया है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन ओलिवर रिवील करता है कि वो उस इविल डूअर को किल कर रहा है जिसने सीक्रेट रेल्म को पॉइजन किया है। ये सुनने वाला हर कोई अटर डिसबिलीफ में आ जाता है, वंडर करता है कि क्या वो एक्चुअली पॉइजन है। इसके बारे में एविडेंस ढूंढने के लिए गेटोज एक मैजिक स्क्रॉल ओपन करता है। ये पॉइजन की सेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है और अगर कल्प्रिट उनके बीच है तो स्क्रॉल उसे तुरंत ढूंढ लेगा। वो सब वंडर करते हैं कि क्या साल ने सच में सीक्रेट रेल्म को पॉइजन किया है, लेकिन उसने तो अभी अभी उन्हें बचाया है। शायद उसने अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए एक टैबू सब्सटेंस यूज किया और सेम टाइम पर उन्हें बचाने की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, जिससे उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से बदल गई। जॉर्ज अंदर से हंसता है, सबको फूल्स का बंच पाता है क्योंकि वो खुद को इतनी आसानी से मैनिपुलेट होने देते हैं, अपनी पूरी लाइफ पॉन्स बने रहने के लिए डेस्टिन्ड है। वो स्मर्क करता है, साल से पूछता है कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ है। हालांकि साल वापस स्मर्क करता है, एडमिट करता है कि किसी को एक क्राइम के लिए फ्रेम करना हमेशा इजी होता है एक प्रिटेक्स्ट ढूंढकर, और तभी वो जॉर्ज को ग्रैब कर लेता है, जिससे वो वंडर करता है ये इतना फास्ट कैसे है और क्या ये एक्चुअली एक स्वॉर्ड सेंट की ट्रू पावर है। फैक्ट ये है कि उसके द्वारा ग्रैब किए जाने के बाद वो एक्चुअली अपनी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पा रहा है, ये अनरियल है। सडनली वो मॉकिंगली हंसता है, साल को रिमाइंड कराता है एकेडमी रूल्स के आर्टिकल 367 के अकॉर्डिंग फैकल्टी और स्टाफ के पास बिना रीजन के स्कूल स्टाफ पर अटैक करने वाले किसी को भी किल करने का राइट है। इंस्टेंटली वो अपना स्टाफ पजेस करता है, साल को क्रिस के डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में रेफर करता है और उसे अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। जिस मोमेंट साल पर अटैक होने वाला होता है, हेडमास्टर सीन में एंटर करता है, जॉर्ज को वेट करने के लिए कहता है। ये टाइम सही नहीं है। जॉर्ज जल्दी से वापस मुड़ता है, उसे वो बॉटल दिखाता है जो उसे साल के पोजीशन में मिली थी, उस मैजिक स्क्रॉल का यूज करके जो उसने जॉर्ज को दिया था। जब हेडमास्टर एडवांस्ड अप्रेजल टेक्निक यूज करता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये एक्चुअली रॉयल फैमिली द्वारा ब्लड मेजेस को टारगेट करने के लिए यूज किया जाने वाला सीक्रेट पॉइजन है। वो जानता है कि क्रिस सच में एक बहुत ट्रबलसम पर्सन है, लेकिन वो जॉर्ज को क्लैरिफाई करता है कि इससे कुछ भी प्रूव नहीं होता। उन्हें अभी भी उन्हें डंजन्स में इम्प्रिजन करने और स्लोली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि साल को मर्डर्स इंटेंट के एक कांस्टेंट स्ट्रीम द्वारा टारगेट किया जाएगा, इसलिए उन्हें पहले इम्प्रिजन करना बेहतर है। कॉर्नर पर खड़े लोग अनश्योर हैं कि क्या साल ने सच में पॉइजन यूज किया था। कुछ बिलीव करते हैं कि उसने किया था क्योंकि प्रोफेसर जॉर्ज ने प्रूफ ढूंढने के लिए हेडमास्टर का मैजिक स्क्रॉल यूज किया था। दूसरे डिफरेंटली सोचते हैं, कहते हैं कि प्रोफेसर क्रिस ने इसे डिनाई किया और हेडमास्टर ने साल को इमीडिएटली पनिश नहीं किया। कुछ तो ये भी सस्पेक्ट करते हैं कि ओलिवर ने साल को फंसाया है क्योंकि उन सब ने देखा था कि उसने सीक्रेट रेल्म में उनकी सेफ्टी को कैसे इग्नोर किया था। बाद में एकेडमी डंजन में साल प्रिजन में एक वुडन मटेरियल पर लेटा हुआ है, जबकि क्रिस उसके बगल में बैठा है। रिवील करता है कि ये पॉइजन स्पेसिफिकली रॉयल फैमिली द्वारा ब्लड मेजेस से डील करने के लिए यूज किया जाता है। उसकी इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग ये किसी और से नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस सैंड्रू से आया था। ये सुनकर साल गुस्से में खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उठकर चला जाता है और जाने से पहले साल को यहीं रहकर केयरफुली सोचने की एडवाइस देता है। इस वर्ल्ड में किल करने के लिए एनिमीज की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ ओलिवर को साल बहुत फूलिश लगता है क्योंकि प्रोफेसर क्रिस की ड्यूटी रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और साल ने एक्चुअली उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो हिज हाइनेस को किल करने जा रहा है। साल सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साल इस पॉइंट पर भी क्रिस को सर्व करेगा, क्योंकि उसे अपनी लाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लेकिन ये ओलिवर का ऑनर है कि वो हिज हाइनेस के लिए अपनी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। साल ओलिवर से क्वेश्चन करता है कि क्या वो कभी सोचता है कि ये वर्थ है या नहीं, और वो पूछता है कि क्या ओलिवर का टैलेंट और हार्ड वर्क सिर्फ उन लोगों के डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए है जिन्हें वो वर्थलेस समझता है। वो कहता है कि ओलिवर को भी जरूर एक डिस्पोजेबल पॉन जैसा फील होता होगा जिसे किसी भी मोमेंट पर अबैंडन किया जा सकता है। इसलिए वो पूछता है कि क्या ओलिवर की लाइफ में कुछ और है, जैसे उसकी फैमिली या केयर करने के लिए कुछ और। इसके बाद सैल ओलिवर को एक ऑप्शन देता है। वो कहता है कि अगर ओलिवर सीक्रेट रेल्म के बारे में सब कुछ हेडमास्टर एल्बस को कन्फेस करने के लिए तैयार है तो वो प्रॉमिस करता है कि उसे सेकंड प्रिंस के कंट्रोल से आजाद होने में हेल्प करेगा। लेकिन ये सुनते ही ओलिवर गुस्से में उसे शट अप कह देता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को कभी बिट्रे नहीं करेगा। कुछ देर बाद एक आदमी उन्हें इन्फॉर्म करने आता है कि हिज हाइनेस ने ओलिवर और सैल के लिए बीस्ट फाइटिंग एरिना में एक ग्रैंड डुएल अरेंज किया है। वो प्रिजन गेट के गैप से ओलिवर को एक वाइन पकड़ाता है और एक्सप्लेन करता है ये प्रेशियस वाइन ऑफ लाइफ तुम्हें फाइनल ग्लोरी दिलाएगी। ओलिवर उस आदमी को यकीन दिलाता है कि अगर उसे मरना भी पड़ा तो भी वो हिज हाइनेस के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है कि ओलिवर सिचुएशन समझ गया है और हिज हाइनेस उसकी इस लॉयल्टी को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन असली फैक्ट तो ये था कि अगर उसने वाइन ऑफ लाइफ यूज की तो उसका मरना तय है, जिससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर मौत के बाद मिलने वाली ऐसी ग्लोरी का पॉइंट ही क्या है। मीनवाइल
एम्पायर के बीस्ट फाइटिंग एरिना में ऑडियंस एक्साइटमेंट में पागल हो रही थी, क्योंकि आज रात का डुएल सबसे एंशिएंट रूल को फॉलो करने वाला था। रूल ये था कि दोनों वॉरियर्स को एक मैजिकल बीस्ट के अटैक के बीच फाइट करनी होगी। अब चाहे वो एक दूसरे को मारें या टीम बनाकर बीस्ट को खत्म करें, जो लास्ट तक टिका रहेगा उसे ही क्राउड का चीयर और सेकंड प्रिंस से एक शानदार रिवॉर्ड मिलेगा। और जैसे ही वो खतरनाक मैजिकल बीस्ट अपनी नींद से जागता है, डुएल ऑफिशियली बिगिन हो जाता है। डुएल शुरू होते ही ओलिवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सैल पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है। वो ये मानकर चल रहा था कि वो सैल की ब्लड मैजिक सोर्ड टेक्निक को पूरी तरह समझ चुका है, इसलिए अगर वो अपने इम्पैक्ट एरिया को बढ़ा दे तो सैल की ब्लड लाइट ट्रिक्स यूजलेस हो जाएंगी। लेकिन शॉकिंगली ऐसा कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं होता और सैल बड़ी आसानी से अपनी सोर्ड से ओलिवर पर काउंटर अटैक कर देता है। आखिर सैल वो बंदा है जिसे 4 साल की उम्र से ही सोर्ड की पेन्स टेकिंग ट्रेनिंग मिली है और उसके पास एक एस रैंक सोर्ड टैलेंट भी है। ऐसे टैलेंटेड बंदे को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। फाइट को देखते हुए सेकंड प्रिंस सोचने लगता है कि ओलिवर उस पोशन को यूज क्यों नहीं कर रहा है। वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि ओलिवर की मॉम ग्रेस, जो कि प्रिंस की कुक भी थी, उसे यहां लाया जाए। जब ओलिवर पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नजर प्रिंस के साथ खड़ी अपनी मां पर पड़ती है। ये देखकर वो बहुत वरीड हो जाता है कि अगर इन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो फेल हो गया तो उसकी मां का क्या होगा। इसी मजबूरी में वो तुरंत उस पोशन को पी लेता है और सैल की तरफ भागते हुए उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी मां के लिए हार मान ले। इससे पहले कि सैल कुछ समझ पाता, ओलिवर अपनी सोर्ड का यूज करके उसे हवा में उछाल देता है। ओलिवर जानता था कि सिर्फ उसकी सैक्रिफाइस से ही आज रात उसकी मां सरवाइव कर पाएगी। यही सोचकर ओलिवर सीधे उस मैजिकल बीस्ट की तरफ दौड़ पड़ता है, इस उम्मीद में कि उसकी मौत से प्रिंस का गुस्सा शांत हो जाएगा। वो यह भी होप करता है कि सैल उसकी डेथ को एक अटॉर्नमेंट की तरह एक्सेप्ट करके उसकी मां को बचा लेगा। ओलिवर अब मरने की कगार पर था और जैसे ही अंडरवर्ल्ड वाइन का कोर उसके हार्ट से कनेक्ट होता है, वो सैल से अपनी मां का ख्याल रखने के लिए बेक करता है। लेकिन सैल उससे कहता है कि अपनी फैमिली का ध्यान उसे खुद रखना होगा। जिंदा रहो ताकि तुम धीरे धीरे मुझे रीपे कर सको। और तभी सैल अपनी ब्लड मैनिपुलेशन फ्लैश रीबर्थ स्किल का यूज करते हुए अपनी सोड ओलिवर पर रख देता है। एक्चुअली अंडरवर्ल्ड वाइन का ब्लड वाइन ऑफ लाइफ पोशन के नेगेटिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता था। जैसे ही प्रोसेस अपना असर दिखाना शुरू करता है, सैल ओलिवर को शांत रहकर रिकवर होने पर फोकस करने को कहता है। वो ये भी मेंशन करता है कि मास्टर क्रिस बाद में उसकी देखभाल के लिए आएंगे। बाद में प्रिंस सैंड्रू पर्सनली सैल से मिलता है। उसके थ्रोन के पीछे एक बॉडीगार्ड खड़ा था, जबकि ओलिवर की मां ग्रेस सैंड्रू के सामने घुटनों पर झुकी हुई थी। सैंड्रू स्मिर्क करते हुए कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लड मैजिक इतना पावरफुल हो सकता है। ये एक ही टाइम पर एक डिजास्टर ग्रेड मैजिकल बीस्ट और एक हाफ सोर्ड सेंट दोनों को डिफीट कर सकता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और सैल से अपना रिवॉर्ड मांगने को कहता है, क्योंकि वो डुएल का विक्टर था। सैल एक पल के लिए रुकता है और फिर ग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसे वो चाहिए। सरप्राइज्ड होकर सैंड्रू उससे पूछता है कि क्या वो ओलिवर से रिवेंज लेने के लिए उसे मांग रहा है, लेकिन सेम टाइम पर वो इम्प्रेस भी था, क्योंकि उसे सैल एक ट्रू नेचुरल ब्लड मैजिक कल्टिवेटर लग रहा था। वो सैल की तारीफ करता है कि उसकी हड्डियों में ग्रीड, ब्लड लस्ट और सब कुछ तबाह करने की डिजायर बहती है। इसलिए वो सैल को उसे ज्वाइन करने और उसके हाथों में एक नया ब्लेड बनने का ऑफर देता है। यह सुनकर सैल सैंड्रू की तरफ आगे बढ़ता है और उससे सवाल करता है कि क्या वो हमेशा अपने सब ऑर्डिनेट्स के प्रति इतना ही फिकल रहता है, क्योंकि ओलिवर ने उसका हर ऑर्डर माना लेकिन उसके मरते ही उसकी फैमिली ने तुरंत प्रोटेक्शन खो दिया। इसके जवाब में सैल उसे चैलेंज करता है और पूछता है कि अगर वो उसे फॉलो न करने का फैसला करे तो क्या होगा। सैंड्रू अपनी बात पर अड़ा रहता है और क्लेम करता है कि ब्लड मेजेस दुनिया से नफरत पाने के लिए ही पैदा होते हैं। सिर्फ ग्रेट पावर की पोजीशंस वाले लोग ही उन्हें प्रोटेक्शन ऑफर कर सकते हैं। वो सैल को थ्रेटन करता है कि अगर वो सैंड्रू की सोर्ड नहीं बना तो उसे सीक्रेट रेल्म इंसिडेंट का मास्टरमाइंड बताकर एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। जब बॉडीगार्ड देखता है कि सैल एग्री नहीं कर रहा है तो वो सैंड्रू का ग्रेस न लेने के लिए सैल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सैल आसानी से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। उसी वक्त ओलिवर और क्रिस सीन में एंटर करते हैं और ग्रेस दौड़कर ओलिवर को हग कर लेती है। सभी सोल्जर्स ओलिवर को देखते ही उसे एक असैसिन बुलाते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मर जाए, लेकिन सैल तुरंत अपनी सोर्ड सैंड्रू के गले पर रख देता है ताकि वो सब रुक जाएं और उसे मॉक करता है कि उसकी अथॉरिटी किसी काम की नहीं है। सैंड्रू बिना किसी टेंशन के वहां खड़ा रहता है और अपना ध्यान क्रिस की ओर मोड़ता है। रॉयल गार्ड्स के कैप्टन होने के नाते क्रिस से तुरंत एक्ट करने की उम्मीद थी, फिर भी उसने रॉयल फैमिली के मेंबर की जान लेने की कोशिश करने वाले असैसिन को नहीं मारा था। सैंड्रू उससे सवाल करता है, ये कहते हुए कि उसके इस लैक ऑफ एक्शन का मतलब ये हो सकता है कि वो भी एक ट्रेटर बन गया है। क्रिस क्लैरिफाई करता है कि वो सिर्फ हिज मैजेस्टी के प्रति लॉयल है। फिर वो 3 पोशंस बाहर निकालता है और बताता है कि ये मेलिसा के डेंस फॉरेस्ट में खोजे गए थे और इनका लिंक ओलिवर से है, जो रॉयल फैमिली से आता है। रॉयल गार्ड्स का कैप्टन होने के नाते
उसकी ड्यूटी है कि वो इसके ओरिजिन की इन्वेस्टिगेशन करे। क्रिस इसे फॉर्चुनेट मानता है कि सेल ने उस वक्त एंजेला को बचाया था, वरना वो भी ओलिवर की तरह सैंड्रू के कंट्रोल में होता। लेकिन सैंड्रू जानता था कि अगर उसने सच में उसे इन्वेस्टिगेशन जारी रखने दी तो सच सामने आने तक उसे हिज मैजेस्टी द्वारा कैद कर लिया जाएगा। एकेडमी में न्यू स्टूडेंट एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस शुरू होने ही वाली थी, और अगर उसे इस टाइम पर ग्राउंडेड कर दिया गया तो उसका बड़ा भाई उसके टास्क को टेक ओवर कर लेगा, जिससे उसके ग्रैंड प्लान्स में देरी हो जाएगी। इसलिए वो नर्वसली बताता है कि ये 3 पोर्शंस पहले मैरिन को दिए गए थे। और रही बात कि वे ओलिवर के पास कैसे आए, तो वो प्रिटेंड करता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। क्रिस को रियलाइज होता है कि सैंड्रू का मतलब है कि सब कुछ मोरन और ओलिवर ने प्लान किया था और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सैंड्रू यहां तक क्लेम करता है कि वो मोरन को पनिश करेगा और सोर्ड सेंट क्रिस को एक एक्सप्लेनेशन देगा। यह सुनकर सेल सैंड्रू से मोरन को बुलाने के लिए कहता है। वो जानता था कि यह लड़का ही सब कुछ कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड है। सिर्फ इसलिए कि वो एक प्रिंस है, उसके पास अनगिनत लोग हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। अगर सेल ने सच में उसे हर्ट किया तो मास्टर क्रिस भी ट्रबल में पड़ जाएंगे। उस केस में वो पहले मोरन को किल करेगा और उसके पंख तोड़ देगा। थोड़ी देर बाद मोरन को बुलाया जाता है और जैसे ही सेल उस पर अटैक करने वाला होता है तभी अनएक्सपेक्टेडली एलन वहां अपीयर होता है और अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो कहता है कि वो सोच रहा था कि सबके सामने रॉयल्टी को मारने की हिम्मत कौन कर रहा है, तो वो तुम निकले। एलन रिवील करता है कि एम्पायर के सेक्रेट रूल्स के अनुसार मोरन एक बैरन है। अगर उसने सच में सेल को मार भी दिया होता तो उसे बस कूपर फैमिली से अपोलोजाइज करना होता और गोल्ड का कॉम्पेंसेशन देना होता। लेकिन सेल तो मरा नहीं, इसलिए मोरन ने एम्पायर के किसी भी रूल को वायलेट नहीं किया है। फिर वो सैंड्रू से मिलता है और उसे कन्फ्रंट करने के लिए सेल की तरफ से अपोलोजाइज करता है। इस पर सैंड्रू एलन को सजेस्ट करता है कि वो अपने हंटिंग डॉग को केज में ही रखे, बजाय इसके कि वो बाहर आकर वाइल्डली बाइट करे। तब एलन सेल की तरफ मुड़ता है, स्मिर्क करता है और पूछता है कि क्या वो उसके द्वारा वापस केज में घसीटे जाने के लिए रेडी है। क्रिस सेल के रिएक्शन से सरप्राइज्ड था। जब कूपर फैमिली के उस ओबनॉक्सियस लड़के ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की तो उसने एक्चुअली उन वर्ड्स को इग्नोर कर दिया और गुस्सा नहीं हुआ। लेकिन सेल जानता था कि गुस्सा होने का कोई पॉइंट नहीं है। उसने पास्ट में एलन को 1 से ज्यादा बार हराया है, लेकिन उसके पास शैडो ओथ है। जब तक वो मर नहीं जाता कूपर फैमिली की शैडो सफर करती रहेंगी। कूपर फैमिली की मैट्रियार्क एलन को यहाँ अकेले मौत का सामना करने के लिए नहीं आने देगी, इसलिए शायद हेरा भी उसके साथ आई होगी। आखिरकार सेकंड प्रिंस न्यू स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमनी का इंचार्ज है। अगर वो अथॉरिटी हासिल करने के लिए अपना खुद का फैक्शन बनाना चाहता है तो वो डेफिनेटली 7 ग्रेट जनरेशनल फैमिलीज को इनवाइट करेगा। एक ही पल में 2 गार्ड्स पीछे से आते हैं और सेल पर अटैक करने का एम करते हुए क्रिस को सजेस्ट करते हैं कि वो उससे धोखा न खाए। लेकिन सेल उन पर काउंटर अटैक करता है, जिससे वे हवा में उड़ने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं। वो क्लैरिफाई करता है कि इस न्यू स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमनी में उन दोनों से कहीं बेहतर कई एस रैंक टैलेंट्स होंगे जो उसके द्वारा हराए जाने और एलाइज बनने का वेट कर रहे हैं, इसलिए उसके पास उन सबके साथ बेवकूफ़ी करने का टाइम नहीं है। ये देखकर क्रिस हंसता है क्योंकि उसे लगता है कि सेल थोड़ा मैच्योर हो गया है। फिर वो सेल को इन्फॉर्म करता है कि उसने उसके लिए हेडमास्टर एल्बस के साथ एक मीटिंग अरेंज की है। वो फर्स्ट ब्लड मैजिक सोर्ड सेंट की इनहेरिटेंस में बहुत इंटरेस्टेड हैं। शायद वो सेल को कुछ नया सिखा सकें। इंपीरियल एकेडमी के ग्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड्स में एल्बस सेल से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का यूज करके उस पर अटैक करने को कहता है, लेकिन सेल नर्वसली मना कर देता है। ये देखकर एल्बस हंसने लगता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि सेल एक ऐसा बच्चा है जो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो खुद पहला मूव करता है। एक चीज जो सेल को सरप्राइज करती है वो ये है कि एल्बस बिना किसी इनकॉन्टेशन के मैजिक यूज कर रहा था, लेकिन सेल बच जाता है क्योंकि उसका ब्लड मैजिक एक बफर की तरह काम करता है। हालांकि ये फोर्स एक सोर्ड सेंट के फुल स्ट्रेंथ वाले स्लैश से कम नहीं था। अब एल्बस अपने ट्रेनिंग मैजिक पपेट को समन